अध्याय 441 स्वर्गीय ड्रैगन द्वारा शैतान को वश में करना। जब लियू मेंजर, गु डोंगचेन और अन्य लोगों ने चेन लामा पर व्हाइट ड्रैगन टैटू के साथ देखा तो उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने केवल यही पूछा कि चेन लामा को ड्रैगन पसंद है, इसलिए उन्होंने इसे प्राप्त कर लिया। लेकिन अब उस सफ़ेद ड्रैगन से रिजा वाली शक्तिशाली आहा को महसूस किया जा रहा है। वे इसे ड्रैगन आत्मा के साथ जोड़ने से खुद को रोक नहीं सके। पशु आत्माएं भी एक प्रकार की मार्शल आत्माएं, संस्कृत मार्शल आत्माएं। वे आत्माएं थीं जो कुछ शक्तिशाली टुकड़ों के निधन के बाद भी निकलीं। जानवर की अधिकांश शक्ति वह आत्मा में तूती थी। इसके साथ जुड़ने के बाद कोई बहुत ही आश्चर्यजनक ताकत प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा वह पशु आत्मा की कुछ मार्शल तकनीकें भी प्राप्त कर सकते हैं। इन मार्शल टेक्नोलॉजी को बेस्ट मार्शल तकनीक भी कहा जाता था। इस बिंदु को याद करते हुए सभी को और भी विश्वास हो गया कि यह एक ड्रैगन स्पिरिट थी जो चेन मिरर से जुड़ी हुई थी। ड्रैगन एक दिव्य जानवर था। उस स्तर की पशु आत्मा सभी में सबसे अधिक आकर्षक थी। इस प्रकार चेन क्लाइमेट ने जो पशु मार्शल तकनीक प्राप्त की थी वह भी बहुत भयानक थी, या ऐसा उनका अनुभव था। जिन लोगों ने कभी चेन गामा की लड़ाई देखी थी उनसे कुछ समझ में आया कि चेन गामा का इस्तेमाल करने वाली कोई भी मार्शल तकनीक हमेशा ड्रैगन के रूप में ही क्यों होती थी। इस समय चेन गामा लाज जुएई की ताकत का उपयोग किया जा रहा था। उसे पता था कि वह अपनी ताकत से उस पुनर्जीवित दुष्ट कंकाल शैतान भगवान को नहीं हरा सकता। ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से दुष्ट नरकंकाल शैतान भगवान का दमन कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ मामूली बात थी। उसकी ड्रैगन शक्ति सीमित थी। इसके अलावा इसके आर्किटेक्चर का दर आश्चर्यजनक रूप से तेज था। जैसा कि मामला खड़ा था, वह दुष्ट शैतान भगवान को कोई चोट भी नहीं पहुंचा सका। दुष्ट शैतान भगवान ने भी इस पर ध्यान दिया था, जिससे वह बहुत शांत हो गए थे। इसलिए चेन कंपनी केवल लाज जुए की ताकत उधार ले सकती थी और सबसे मजबूत हत्या तकनीक हेवनली ड्रैगन सील का उपयोग कर सकती थी। हेवनली ड्रैगन सील ने केवल मिट्टी ढोने वालों की ताकत का उपयोग नहीं किया, उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की ताकतों का भी उपयोग किया। यही कारण था कि यह इतना शक्तिशाली था। उनका ढलाईकार मजबूत था, वह स्वर्ग और पृथ्वी की इतनी ही अधिक ताकत उधार ले सकता था। लंबी जुएई की ताकत बहुत अनोखी थी। ये बहुत आसानी से चेन ब्रांड की ताकत के साथ मिल सकता है और बहुत मजबूत बन सकता है। इसके अलावा लॉन्ग जुएई की सेना का उपहास करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके अलावा उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी बहुत मजबूत थी। परिणामस्वरूप हेवनली ड्रैगन सील की कास्ट और भी मजबूत हो गई। केवल इस कदम से श्रृंखला राक्षसी शैतान भगवान को पूरी तरह से मारा जा सकता था, जो आपके विकास के चरण में था। बढ़ती हवाओं और बादलों के घिरने को देखकर चेन जियांग की लड़ाई देखने वाले कई लोग जानते थे कि चेन जियांग एक बहुत शक्तिशाली चाल चलने वाला था। पिछली बार उसने फ्रेग्रेंस सिटी के चौराहे को भी नष्ट कर दिया था। गु डोंगचेन और अन्य लोगों के दिमाग में वह दृश्य अभी भी ताज़ा था। बहुत जल्द सभी को उस भयावह हरकत के बारे में पता चला और वे कूदने के लिए तैयार हो गए। विज्ञापन वान क्वान उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन वहां कुछ 100 निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार देख रहे थे। यदि उसने ऐसा किया तो उसे निश्चित रूप से उन निर्वाण क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा रोक दिया जाएगा। इसके अलावा वह सन ज्यूरेन के बारे में आश्वस्त थे। जब उसने सन ज्यूरेन की दूसरी भुजा को भी कंकाल के पंजे में बदलते देखा तो उसे पता चल गया कि सन ज्यूरेन विकसित हो चुका है, वह और भी अधिक शक्तिशाली है। चेन जियांग तब तक रुका रहा जब तक कि उसने पर्याप्त स्वर्ग और पृथ्वी की सेनाएं एकत्र नहीं कर लीं। वह मुख्य रूप से स्पिरिट क्यूई और बिजली इकट्ठा कर रहा था। इस बार वह जिस हेवनली ड्रैगन सील की ढलाई कर रहा था वह पहले जैसी नहीं थी। शैतान से निपटने के लिए यह एक विशेष कदम था। यदि आप फ्यूरियस ड्रैगन का प्रतिशोध कास्ट करते हैं तो ये पर्याप्त है, लेकिन अगर आप सबरिंग ड्रैगन सील डालना चाहते हैं तो अभी भी इसकी कमी है। लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग के दिमाग में कास्टिंग विधि को पारित करना जारी रखा। आकाश में काले बादल छा गए थे, लेकिन वे मुख्य रूप से मैदान के ऊपर एकत्रित थे, जिससे काले बादलों का एक भंवर बन गया, जिससे सन ज्यूरेन पर कोई छोटा दबाव नहीं पड़ा। उन्होंने भी इस कदम के बारे में सुना था। भले ही वह दुष्ट कंकाल शैतान भगवान के साथ जुड़ गया हो, फिर भी वह ये नहीं समझ सका कि चेन जियांग ने इतनी शक्तिशाली ड्रैगन मार्शल तकनीक कहाँ से सीखी। इतना ही, चेन जियांग की दाहिनी बांह से सफ़ेद रोशनी की एक चमक फूटते ही लॉन्ग जुएई एक प्यारी आवाज़ में चिल्लाए। वास्तव में लॉन्ग जुएई चेन जियांग में अपनी ऊर्जा पैदा कर रही थी। जब चेन जियांग सन ज्यूरेन को पीट रहा था तो वह मंत्र भी पढ़ रहा था। जैसे ही हवा जमीन को फाड़ रही थी, गड़गड़ाहट हुई और आसमान में बिजली चमकी। यहाँ तक कि जमीन भी हल्की हल्की हिल रही थी। पूरे दृश्य ने ऐसा आभास दिया कि पूरी दुनिया का अंत हो रहा है, जिससे हर कोई डर गया। मार्शल आर्ट के मंच पर काला भंवर पागलों की तरह घूमने लगा और अपने चारों ओर के काले बादलों को अपने भंवर में ले गया। इस बीच चेन जियांग की आध्यात्मिक ऊर्जा और जोरदार ट्रू क्यूई पागलों की तरह आकाश में उड़ गईं, यहाँ तक कि उन बिजली के हमलों को भी उस भंवर में सोख लिया।
जैसे ही सभी ने अपना सिर उठाया, कई लोग उस विशाल भंवर के अंदर निहित ऊर्जा के विशाल द्रव्यमान को देखकर घबरा गए। वे तुरंत अपनी ताकत अपने पैरों के नीचे इकट्ठा कर लेते हैं, एक पल की सूचना पर कूदने के लिए तैयार। एक बार जब वह भयावह ऊर्जा नीचे गिरती तो वे आकाश में उछल पड़ते। वान क्वान और अन्य निर्वाण क्षेत्र विशेषज्ञों ने देखा कि यद्यपि ऊर्जा का वह द्रव्यमान बहुत बड़ा था, लेकिन यह उतना मजबूत नहीं था। उनका मानना था कि यह अखाड़े के आसपास के व्यूह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। स्वर्गीय ड्रैगन सील, शैतान को वश में करना। जैसे ही चेन जियांग ने जब समाप्त किया, आकाश में एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। इससे पहले कि आकाश में प्रकाश की वह गेंद जिसमें सभी प्रकार की ऊर्जा संग्रहित थी, एक सफेद रोशनी के साथ चमक उठी। दहाड़ टिल्ड, एक ड्रैगन की दहाड़ ने 9 आकाशों को भेद दिया। उस पल एक विनाशकारी आभा ने पूरे किंग सिटी को कवर कर लिया। जमीन में भयानक कंपन दौड़ गया। जो किसान कूदने के लिए बहुत पहले से तैयार थे, उन्होंने तुरंत आकाश में छलांग लगा दी। इसी समय उस भंवर से एक सफेद अजगर निकला। वह विशाल सफेद अजगर इतना स्वाभाविक था मानो जीवित हो। इससे एक पवित्र श्वेत आभा निकल रही थी। इसके राजसी असर ने हर किसी को एक नई ठंडक दे दी। विज्ञापन, विज्ञापन। ड्रैगन की दहाड़ें एक के बाद एक जारी रहीं। जैसे ही विशाल सफेद ड्रैगन आकाश से नीचे उतरता हुआ मैदान में आ गिरा, उस समय मार्शल आर्ट मंच पर सभी व्यू पूरी तरह से टूट गए थे। डिवाइन मार्शल पैलेस के कुछ बुजुर्गों ने तुरंत एक अवरोध खड़ा कर दिया, फिर भी वे एक कदम लेट हो गए। उस भयानक ऊर्जा के सन जुएरेन में गिरने के बाद यह एक शक्तिशाली क्यूई के साथ फूट पड़ी, जो विस्फोट से पहले जमीन में गहराई तक समा गई। ऊर्जा की एक लहर सभी दिशाओं में फैल गई, चौक के साथ साथ दूर के मंडपों को भी घेर लिया। उन पर कई दरारें आ गई थीं। मार्शल आर्ट का मंच सबसे अधिक दुखद रूप से प्रभावित हुआ। सफ़ेद आभा में आच्छादित होने के बाद विस्फोटों का कोई अंत नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कई विशाल सफ़ेद ड्रैगन उस भंवर से निकलते रहे और सीधे जमीन की ओर दौड़ते रहे, पागलों की तरह उस अखाड़े में टकराते रहे। लगभग 30 सफ़ेद ड्रैगन ऊर्जा से एकत्रित होकर राजसी ड्रैगन दहाड़ते हुए बिजली की तरह जमीन पर गिरे। उस विशाल चौराहे का लगभग आधा हिस्सा, जो एक छोटे शहर जितना बड़ा था, विभाजित हो गया था। दूर दराज के सभी मंडप भी सदमे की लहर से रौंद दिए गए। उस प्रकार की ताकत प्रारंभिक चरण के स्पिरिट मार्शल रियलम कल्टिवेटर से कहीं अधिक मजबूत थी। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? ये चेन जियांग और लॉन्ग जुएई दोनों की ताकत का उपयोग करके किया गया आक्रमण था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि एक सर्वशक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति डाली गई थी। ये हमला स्वर्ग और पृथ्वी की ताकतों का उपयोग करके बनाया गया था। ये बेहद शक्तिशाली था। जल्द ही स्वर्ग और पृथ्वी शांत हो गए। पहला हमला इतना जबरदस्त था कि उन्हें लगा जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। यहाँ तक कि निर्वाण क्षेत्र के पावरहाउस भी चेन जियांग की ड्रैगन मार्शल तकनीक से डरते थे। यदि चेन जियांग निर्वाण क्षेत्र में होता तो यह निश्चित रूप से और भी मजबूत होता। मार्शल आर्ट मंच अब अस्तित्व में नहीं रहा। हालांकि चेन जियांग और सन ज्यूरेन अभी भी वहां थे। हालांकि चेन जियांग भी मैदान में खड़े थे, लेकिन उन पर हमले का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने ही वह आध्यात्मिक शक्ति डाली थी। जहां तक सन ज्यूरेन की बात है, वह जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी वे विशाल कंकाल भुजाएं पहले ही गायब हो चुकी थीं, अपने मूल स्वरूप में वापस आ गईं। उसका पूरा शरीर ममीकृत शव जैसा लग रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, मानो वह बहुत डरा हुआ हो। भविष्य में मैं कभी भी इस आदमी की लड़ाई देखने नहीं जाऊंगा। ये बिल्कुल आत्मघाती है। एक आदमी आसमान से नीचे गिर पड़ा। यदि वे एक क्षण पहले न भागे होते तो शायद वे पहले ही उड़ गए होते। हाँ, पिछली बार मैं प्रतिक्रिया करने में थोड़ा धीमा था और मलबे में दब गया था। वह आदमी बिल्कुल सनकी है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस समय कई लोगों ने भावनाओं से आह भरी। यदि मार्शल आर्ट मंच पर वे व्यूह न होते तो शायद सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो गया होता। सन ज्यूरेन की मृत्यु के साथ चेन जियांग ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसकी लगभग सारी ट्रू क्यूई खत्म हो चुकी थी। मंच पर चलते समय वान क्वान के चेहरे की मांसपेशियां हिल गईं। जैसे ही उसने सन ज्यूरेन की लाश को छुआ, वह लाश राख में तब्दील हो गई और हवा के साथ बिखर गई। ये देखते ही सभी के होश उड़ गए। आप जीत गए, वान क्वान कर्कश आवाज में चिल्लाया। उसका पूरा शरीर क्रोध से कांप रहा था। अध्याय 442 राजा का रहस्यमय क्षेत्र। वान क्वान को मजबूत विध्वंस में देखते हुए गुडोंगचेन और वो कैमिंग जल्दी से चेन मियामी के पास के क्षेत्र में चले गए। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि वान क्वान सावधानी बरते हुए चेन प्लाजा पर हमला कर सकें। मेरे पुरस्कारों के बारे में क्या? चेन नाम के बारे में और भी अधिक चिंताएं थीं। आखिरकार वह भाग्य के उस फल के लिए यहाँ आया था। गहरी सांसें लेते हुए वान क्वान अपने दिल में क्रोध और अपमान को वापस लेने में कामयाब रहे। उन्होंने एक जेड बॉक्स आउटलुक और चेन दर्पण को पुनः प्राप्त किया। इस साल के किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली के विजेताओं के रूप में यह मेरे दिव्य मार्शल पैलेस की ओर से आपका स्वागत है। चेन इमेज ने जांच करने के लिए तत्काल बॉक्स खोला और अंदर के सपने का शुद्ध सफ़ेद फल देखा।
ये भाग्य का फल था। हालांकि इससे किसी भी प्रकार की आह नहीं निकल रही थी। जब चेन फाल्म ने इसे थोड़ा सा स्थिर किया तो उसे अंदर एक विचित्र आत्मा की हुई महसूस हुई। सू मियाओ ने बाद में पुष्टि करते हुए कहा, यह निश्चित रूप से भाग्य का फल है। भाग्य के उस अनमोल फल को चेन मिर्जा की गोद में रखे पुतले देखकर कुछ कीमियागरों और युवा मार्शल कलाकारों को बेहद चाहत महसूस हुई। उन्हें चेन गामा से चाहत का एहसास हो रहा था कि इस उम्र में वह इतनी अच्छी चीज़ हासिल करने में सक्षम नहीं हो पाए। किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली का अंतिम विजेता एक विदेशी मार्शल आर्टिस्ट निकला, जिससे किंग्स मेनलैंड के कई देशी मार्शल आर्टिस्टों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ऐसे कई लोग थे जो चेन आलमिया से अभद्रता कर रहे थे, लेकिन उनके पास चेन आलमिया की ताकत को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिस दस्तावेज पर वह था उसमें यह बिल्कुल स्पष्ट था कि चेन का आकार बेहद मजबूत था। आखिरकार वह सेंट-ज़्यूरेन चेन ग्लास से एक स्तर ऊंचा था। एक मुआवजा मिलना चाहिए ना, चेन प्रभा ने कहा। वह उस रहस्यमयी मूर्ति के बारे में भी काफी उत्सुक थी। ये वाक्य सुनकर वान क्वान थोड़ा घबरा गया और उसने उत्तर दिया, तुम्हें मेरा साथ आना होगा। साथ ही तुम्हें इसे गुप्त रखना होगा। ऐसा नहीं होगा। बेशक डोंगगुचेन चेन मियामी को वान क्वान के साथ अकेले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। वान क्वान के मन में चेन मद्रास के प्रति गहरा अपमान था। चिंता न करना अप्रभावी था। वान क्वान ने रुखाई से कहा, मैं भी नहीं चाहता। मैं बाद में इसे पचाना नहीं चाहता। आखिर मैं इस लड़के को पीटना चाहता हूँ। मैं इस केस में काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस उद्घोषणा ने चेन मीरा को रहस्यमयी क्षेत्र के बारे में विचार करते हुए राजा को मजबूर कर दिया। ये बहुत ही रहस्यमयी जगह थी। चेन लामा का मानना है कि राजा के रहस्यमय क्षेत्र के अंदर अभी भी कुछ शक्तियां थीं। ठीक है, मेरी चिंता मत करो। चेन झलका ने गु डोंगचेन और वू कैमिंग को चित्रित करते हुए मुस्कुराया। राजा की मार्शल आर्ट सभा हर दशक में एक बार आयोजित की गई थी, फिर भी कोई नहीं जानता कि यह रहस्यमय स्मारक क्या था, और जिस किसी को भी ये पुष्टि मिली उसे इसे गुप्त रखें। चेन जियांग के प्रभाव को देखते हुए गु डोंगचेन और वू कैमिंग केवल चेन जियांग को वान क्वान का अनुसरण करने दे सकते थे। इस दृश्य को देखकर कई दर्शकों की जिज्ञासा बढ़ गई, क्योंकि उन्हें उस रहस्यमय इनाम के बारे में पता भी नहीं था। विज्ञापन चेन जियांग वान क्वान का अनुसरण करते हुए चले गए, जबकि गु डोंगचेन और वू कैमिंग ताकतवर लोगों के एक समूह से घिरे हुए थे और उस रहस्यमय इनाम के बारे में पूछ रहे थे। हालांकि उन्हें कोई उत्तर नहीं मिल सका, जिससे उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वान क्वान चेन जियांग को एक विशाल महल में ले आए। ये महल भव्य था, फिर भी विलासितापूर्ण नहीं था। इसमें एक मजबूत प्राचीन आभा थी। जाहिर है ये सुदूर अतीत का अवशेष था। प्रवेश करने के बाद चेन जियांग कई गुप्त मार्गों से वान क्वान का अनुसरण करते हुए अंततः इस ऊंचे और शानदार महल के केंद्र में प्रवेश कर गए। वान क्वान, मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर मेरे शिक्षक से मिलना चाहिए, चेन जियांग ने अचानक कहा। हम क्यों? वान क्वान ने बेरुखी से परेशान किया। वर्तमान में वह चेन जियांग को मौत के घाट उतारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि उन्होंने ऐसा साहस नहीं किया। यदि वह ऐसा कर सकता तो उसने बहुत पहले ही ऐसा कर दिया होता। चेन जियांग ये भी देख सकते थे कि यह रहस्यमय इनाम सर्वोपरि महत्व का था, या वान क्वान इतना सतर्क क्यों होंगे। जो मार्शल सोल आपने सेंट-ज़्यूरेन को दिया था वह वास्तव में एक दुष्ट मार्शल सोल था, जिसे इविल स्केलेटन मार्शल सोल कहा जाता था। नहीं बूझते हो? चेन जियांग ने पूछते ही ठंडे स्वर में मुस्कुरा दिया। तो क्या हुआ? सेंट-ज़्यूरेन ने उस दुष्ट मार्शल आत्मा के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, केवल उनका चरित्र उदासीन प्रतीत हुआ, बस इतना ही, वान क्वान ने निराशापूर्वक कहा। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन यह इविल स्केलेटन मार्शल सोल डेविल लॉर्ड इविल स्केलेटन नाम के एक व्यक्ति का अवशेष था। उसकी आत्मा और चेतना वास्तव में इसके अंदर थी। मुझे अब और कहने की ज़रूरत नहीं है, और आप भी मूर्ख नहीं हैं। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि अगर शैतान भगवान इविल स्केलेटन को पुनर्जीवित किया गया और उसे पनपने दिया गया तो इसके परिणाम क्या होंगे। चेन जियांग की बात सुनकर वान क्वान थोड़ा कांप गया और रुक गया। उन्होंने अब कुछ भी नहीं कहा और चेन जियांग को विभिन्न गुप्त मार्गों से ले जाना जारी रखा। वान क्वान निश्चित रूप से इविल स्केलेटन डेविल लॉर्ड के बारे में जानता था। वह अच्छी तरह से जानता था कि इविल स्केलेटन मार्शल सोल डेविल लॉर्ड इविल स्केलेटन की थी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि डेविल लॉर्ड इविल स्केलेटन इस तरह से पुनर्जीवित हो जाएगा। चेन जियांग द्वारा सेंट-ज़्यूरेन की बांह को चीरने के बाद सेंट-ज़्यूरेन में हुए असामान्य परिवर्तनों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद उन्हें यकीन था कि चेन जियांग सच कह रहा था। उस समय उनका भी मानना था कि सेंट-ज़्यूरेन के साथ कुछ गड़बड़ है। जब चेन जियांग ने सेंट-ज़्यूरेन को मार डाला था तो धीरे धीरे बढ़ते शैतान लॉर्ड इविल स्केलेटन को भी चेन जियांग ने मार डाला था। यदि उसने उस शैतान भगवान को गुप्त रूप से समृद्ध होने की अनुमति दी होती तो उसके बाद के परिणाम विनाशकारी होते। कई गुप्त मार्गों से वान क्वान का पीछा करने के बाद चेन जियांग को भी पता नहीं था कि वह कहाँ समाप्त हुआ। हालांकि वह अभी भी विशाल महल के अंदर था,
यह एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसे अभी भी यकीन था। इस समय वान क्वान उसे एक विशाल हॉल में ले गया। इस हॉल के केंद्र में एक टेलीपोर्टेशन एरे था। विज्ञापन, विज्ञापन, केंद्र में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें टेलीपोर्ट करके एक जगह ले जाऊंगा। मुझे आशा है कि आप अब भी वापस आ सकते हैं। बेशक, आपके पीछे हटने में अभी भी देर नहीं हुई है, वान क्वान ने कहा। जैसे ही चेन जियांग ने अपना पैर आगे बढ़ाया, उसने तुरंत उसे वापस ले लिया। आपका क्या मतलब है? इसे स्पष्ट रूप से समझाओगे? क्या तुम ऐसा करोगे? क्या ये टेलीपोर्टेशन एरे मुझे राजा के रहस्यमय क्षेत्र में टेलीपोर्ट नहीं करेगा? वान क्वान ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। आप निश्चित रूप से जितना आपको जानना चाहिए उससे अधिक जानते हैं। उस बूढ़े पागल ने तुम्हें जरूर बताया होगा। आपको सच बताने के लिए, राजा की मार्शल आर्ट सभा हजारों वर्षों में कई बार आयोजित की गई है, लेकिन बहुत से लोग राजा के रहस्यमय क्षेत्र के बारे में नहीं जानते हैं। आप जानते हैं क्यों? चेन जियांग ने जवाब में अपना सिर हिलाया। क्योंकि अधिकांश लोग जो पहले जीते हैं वे दूसरे टेलीपोर्टेशन में कदम रखने से डरते हैं। वे राजा के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने से डरते हैं। मैं भी एक बार किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली का चैंपियन था, लेकिन मैंने भी किंग्स के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका छोड़ दिया। चेन जियांग ने पूछने से पहले धीरे से गहरी सांस ली। क्यों? क्योंकि जो लोग अंदर आए थे वे कभी बाहर नहीं आए। मैं बस इतना जानता हूं कि जो कोई भी प्रवेश करेगा उसे राजा के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, जो बहुत खतरनाक है। अब क्या आप वाकई अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं? चेन जियांग ने सहमति में सिर हिलाया। मैं जाना चाहता हूं। ये कहने के बाद वह बिना किसी देरी के टेलीपोर्टेशन एरे के केंद्र की ओर चल दिया। एक ताबीज चुटकी बजाते हुए वान क्वान ने कहा, अभी कुछ देर पहले आपने जो मदद की थी उसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। यदि तुम वापस नहीं आए तो भी मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूं। जब वान क्वान बोल रहे थे, चेन जियांग की आकृति गायब होने से पहले टेलीपोर्टेशन एरे से एक चमकदार सफेद रोशनी चमकी। उसे राजा के रहस्यमय क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर दिया गया था। चेन जियांग को किसी भी मुकदमे का जरा भी डर नहीं था। जहां तक उसका सवाल है, यह उसकी ताकत को बेहतर बनाने का एक साधन था। इस तथ्य का जिक्र नहीं है कि वह अब चरम स्थिति में था। वह पल भर में ही लुओतियान दरवाजे के माध्यम से रहस्यमय क्षेत्र को छोड़ सकता था। अगर उसे लगे कि कुछ गलत है तो वह क्षण भर के लिए बच सकता था। फिलहाल वह देखना चाहता था कि राजा के इस रहस्यमय क्षेत्र में इतना रहस्यमय और भयानक क्या है। प्रकाश की सफ़ेद चमक से उसकी दृष्टि चकाचौंध होने के बाद चेन जियांग एक मैदान पर दिखाई दिया, और मैदान के सुदूर क्षितिज पर एक ऊंचा और विशाल महल था। दूर से देखने पर वह मैदान से सीधे उभरे हुए एक ऊंचे पहाड़ जैसा लग रहा था। इतनी दूर से भी चेन जियांग अभी भी इसकी भव्य और प्रभावशाली आभा को महसूस कर सकता था। हे, राजा के रहस्यमय क्षेत्र में आपका स्वागत है। छोटे भाई, मुझे अब भी तुम्हें राजा के महल में प्रवेश करने के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। चेन जियांग के कानों में एक हल्की सी हंसी तैर गई, जो लगातार गूंज रही थी। राजा का महल। चेन जियांग को इस जगह के बारे में कुछ भी भयानक नहीं मिला, जैसा कि वान क्वान ने कहा था। अपने मन को शांत करके वह उस दूर स्थित महल की ओर भागा। अध्याय 443 राजा का महल। जब चेन प्लाजा महल के प्रवेश द्वार पर प्रवेश किया गया तो एक बूढ़ा दिखने वाला व्यक्ति बाहर से आया और उसका स्वागत किया गया। छोटे भाई, क्या आप किंग्स मेनलैंड के चैंपियन हैं? उस पाठ्यपुस्तक ने पूछे गए प्रश्न। चेन कॉमर्स ने अपनी पुष्टि सिरहाला में की। मैं हूं, परंतु मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया। उस किताब आदमी ने उत्तर दिया, आप न जांचे तो बहुत अच्छा है। मेरे साथ आओ। चेन कंपनी ने केवल उस व्यक्ति का चेज एक पत्थर के कमरे तक ही कर सका, जिसके अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसने उस बोझ आदमी का हाथ हिलाया। इसके बाद वह बूढ़े व्यक्ति के कमरे से बाहर निकला। इस पत्थर वाले कमरे का दरवाज़ा भी पूरी तरह से बंद था। पुराने जमाने का आदमी बहुत कीमती कपड़े पहनता था। उसके लंबे बाल उसके कंधे पर लहराते थे। सौम्य दृष्टि और चेहरे पर लचीले चेहरे के साथ उसने चेन दर्पण की ओर देखा। शुरू से ही राजा का रहस्यमय क्षेत्र बहुत रहस्यमय था, और चेन प्लाजा के यहाँ पहुँचने के बाद राजा के महल को देखकर उनकी उत्सुकता और भी बढ़ गई। उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि क्यों लोगों का एक समूह हजारों वर्षों तक यहाँ रहने के लिए तैयार था। यहाँ की आत्मा क्यों जीना समृद्ध था, यहाँ रहना नीरस। कुछ देर बाद तक चेन GMBA को तैयार करने के बाद उस पुराने उम्र के व्यक्ति ने अंततः अपना मुंह खोला। मेरे लिए यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि अभी भी यहाँ आने के लिए तैयार है। मुझे काफ़ी समय हो गया। मेरे इंतज़ार ने मुझे निराश नहीं किया। आपकी काया बहुत अच्छी है। हालांकि आपने अपनी सच्ची क्यू बहुत अधिक खर्च कर दी है, फिर भी मैं देख सकता हूं कि आपकी सच्ची क्यू बहुत अधिक खर्च कर दी जाएगी। आप किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली के चैंपियन बनने के योग्य थे। ऐसा लगता है कि आप लोग कहीं बेहतर हैं जो आप पहले थे। चेन पिरामिड ने अपने मेटल्स को सिकोड़ते हुए कहा, मुझे बस इतना पता था कि चैंपियन को ये रहस्यमय पूरक मिलेगा, इसलिए मैं अंदर आया। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा, तो देखने का मतलब यह है कि जब आप अंदर आए
तो क्या आपको पता चला कि यह खतरनाक होगा? हाँ, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। अब क्या आपको मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि वह क्या प्रदान करता है? चेन कीमती ने पूछा। वह थोड़ा थक गया था और जल्दी ही यही जगह चाहता था। विज्ञापन, विज्ञापन, अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया। आखिरकार सभी युवा अत्यंत जिज्ञासु थे। अब ऐसे रहस्यमयी गति से एक के बाद एक चेन चरित्र रूप से कुछ बातें जाने। इस राजा के रहस्यमय क्षेत्र का इतिहास एक लंबी श्रृंखला है। ये वह स्थान भी है जहां मानव राजा का जन्म हुआ था। हम इस जगह के संरक्षक हैं। ये राजा का महल नश्वर संसार में मानव राजा का आधार भी है। इसलिए कुछ अच्छे पौधे उगाने के लिए ह्यूमन किंग्स के मुख्य भूमि से कुछ किंग्स वेन मार्शल कलाकारों को चुनेंगे, जो कुछ तरीकों का उपयोग करके यहाँ आएंगे, जहाँ वे ह्यूमन किंग की विरासत प्राप्त करेंगे और किंग्स पैलेस के मार्शल आर्टिस्ट बन जाएंगे। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने समझाया। चेन जियांग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका, तो कहने के लिए, स्वर्गीय क्षेत्र में एक राजा का महल भी है। ये सही है, हालांकि ये सिर्फ एक युवा प्रभाव है। मानव राजा द्वारा स्वर्गीय क्षेत्र में प्रभाव स्थापित करने का एक कारण यह है कि कई किंग्स वेन मार्शल कलाकारों को स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंचने के बाद एक सुरक्षित बंदरगाह दिया जाए। और चूंकि आप यहां आ सकते हैं, इसका मतलब है कि आपकी वंशावली उत्कृष्ट है। किंग्स पैलेस द्वारा उत्साहपूर्वक आपका पालन पोषण किया जाएगा। इस प्रकार आपकी रक्तधारा की शक्ति सबसे उत्तम रूप में प्रेरित होगी। ये सुनकर चेन जियांग मन ही मन हंस रहा था, क्योंकि वह किंग्स वेन मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। अब उसे एहसास हुआ कि राजा के रहस्यमय दायरे में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी बाहर क्यों नहीं आता। कुछ लोगों में अंदर आने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे डरपोक लोगों को कभी भी राजा के महल की मंजूरी नहीं मिलेगी। इसलिए जो कोई भी अंदर आने का साहस करेगा उसे राजा के महल का सदस्य माना जाएगा। बेशक आप अभी भी ये जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ रहेंगे तो आपको बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। यहाँ आप बाहर से अलग हो जाएंगे, आपका दिल साफ हो जाएगा और आपका जुनून सीमित हो जाएगा। आप प्रसिद्धि और धन के प्रति उदासीन होकर शांति से मार्शल आर्ट का दाव विकसित कर सकते हैं, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शांतिपूर्ण आवाज में कहा। चेन जियांग ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, सीनियर, मुझे ये कहते हुए खेद है कि मैं किंग्स वेन मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं किंग्स मेनलैंड का नागरिक भी नहीं हूँ। मुझे केवल डिवाइन मार्शल पैलेस द्वारा किंग्स मार्शल आर्ट्स असेंबली में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसे मैंने सौभाग्य से जीत लिया। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चेन जियांग को अविश्वास से देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह असंभव है। किंग्स वेन मार्शल कलाकारों में इतनी गिरावट नहीं आई होगी। वे संभवतः अन्य मुख्य भूमि के मार्शल कलाकारों से कैसे पराजित हो सकते हैं? वरिष्ठ, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप दिव्य मार्शल पैलेस के स्वामी से पूछ सकते हैं। चेन जियांग ने आह भरी और कहा। उनका मानना था कि इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया होगा। हालांकि उन्होंने डिवाइन मार्शल पैलेस को इस महल के बारे में अवगत करा दिया था, इसलिए डिवाइन मार्शल पैलेस ने इनाम के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि चेन जियांग ने इस विशाल राजा के महल में पहुंचने के बाद केवल 2 लोगों को देखा था, लेकिन उन्हें यकीन था कि यहाँ अभी भी कई सुपर शक्तिशाली बूढ़े कोजिस थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सभी किंग्स वेन मार्शल आर्टिस्ट थे। ऐसी शक्ति निश्चित रूप से अत्यंत दुर्जय थी। अब उसे समझ में आया कि 3 लोगों के अंतिम महान युद्ध के दौरान राजाओं की मुख्य भूमि क्यों सुरक्षित रही। डिवाइन मार्शल पैलेस किंग्स पैलेस की एक शाखा मात्र है। कई वर्षों से वे किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली की मेजबानी के लिए जिम्मेदार रहे हैं। मेरा मानना है कि उन्हें गलती नहीं करनी चाहिए थी। बात सिर्फ इतनी है कि तुमने मुझे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया है। आप वास्तव में मेरे किंग्स मेनलैंड के किंग्स वेन मार्शल कलाकारों को हराने में सक्षम थे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आश्चर्यजनक रूप से चेन जियांग पर इतनी जल्दी विश्वास कर लिया। विज्ञापन, विज्ञापन। चेन जियांग ने अपने होंठ भींचे और कहा, तुम्हें वास्तव में उस दिव्य मार्शल पैलेस का थोड़ा प्रबंधन करना चाहिए। आपके किंग्स वेन मार्शल कलाकारों ने बिल्कुल भी मना नहीं किया है। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जनता से सच छिपाने की ताकत होती है। वे संपूर्ण किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली में हेरफेर करना चाहते हैं। ये सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। आप सच बोल रहे हो? चेन जियांग ने धीमी आवाज में हल्ला मचाते हुए कहा, पहला पाने के लिए डिवाइन मार्शल पैलेस लॉर्ड ने बेतरतीब ढंग से ईविल स्केलेटन मार्शल सोल दे दिया, जो कि शैतान लॉर्ड ईविल स्केलेटन का अवशेष था, अपने कीमती प्रशिक्षु को। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद चेन जियांग ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को किंग्स मार्शल आर्ट्स असेंबली में भाग लेने के दौरान जो कुछ देखा और अपना अनुभव बताना शुरू किया, क्योंकि उसका मानना था कि इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को इस राजा के महल का स्वामी होना चाहिए। फिलहाल डिवाइन मार्शल पैलेस का माहौल बहुत अच्छा नहीं था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ बड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए, वान क्वान अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए अन्य मुख्य भूमि पर कब्जा कर सकता था। ये बिल्कुल भी असंभव नहीं था।
अधेड़ उम्र का आदमी गुप्त रूप से गुस्से में था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति या उसकी आवाज़ में कोई बदलाव नहीं आया था, क्योंकि यह अभी भी सत्यापित नहीं हुआ था। सब कुछ सुनने के बाद अधेड़ उम्र के आदमी ने विलाप करते हुए कहा, आदमी अब पहले जैसे नहीं रहे। मैं इसकी स्पष्ट जांच के लिए किसी को भेजूंगा। छोटे भाई, यह अफसोस की बात है कि आप किंग्स वेन मार्शल आर्टिस्ट नहीं हैं, आप ह्यूमन किंग की विरासत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, ये ठीक है, वैसे भी मेरे अपने शिक्षक हैं। यदि भविष्य में अवसर मिलता है तो मैं किंग्स पैलेस के मार्शल कलाकारों के साथ नोट्स की तुलना करना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि लिटिल ब्रदर के संप्रदाय का क्या नाम है। केवल अब मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति चेन जियांग की उत्पत्ति के बारे में पूछना चाहता था। हालांकि वह भी इसे लेकर कम चिंतित दिखे। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट और मेरे शिक्षक हुआंग जिंटियन हैं, चेन जियांग ने तुरंत उत्तर दिया। जैसे ही हुआंग जिंटियन का नाम उसके कानों में पड़ा, अधेड़ उम्र का आदमी पूरी तरह से चौंक गया। उन्होंने कहा, तो ऐसा ही था। दूसरे शब्दों में, आप ताई ची सबडूइंग ड्रैगन व्यायाम में अभ्यास करते हैं, आपके पास यिन और यांग नस है। चेन जियांग ने अपनी पुष्टि में सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति वास्तव में उसके शिक्षक के बारे में जानता होगा। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सोच समझकर चेन जियांग की ओर देखा तो उसकी आंखों में तुरंत एक तेज चमक चमक उठी। फिर उन्होंने कहा, हालांकि आप राजा के महल के सदस्य नहीं बन सकते, फिर भी मैं आपको इनाम दूंगा, इसे मुआवजे के रूप में माना जा सकता है। इनाम। चेन जियांग मूल रूप से मानते थे कि उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन अब वह गुप्त रूप से उत्साहित थे। ये राजा का महल राजाओं की मुख्य भूमि का सबसे मजबूत अस्तित्व था, वे निश्चित रूप से अपने पुरस्कारों में कंजूस नहीं होंगे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और पत्थर के कमरे में एक विशाल क्रिस्टल बॉल को देखा। अभी चेन जियांग को इस बात का पता चला, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह कोई खजाना है। अध्याय 444, एक बहुत बड़ा इनाम। अधेड़ उम्र का व्यक्तिगत अनुमान लगाया जा सकता था कि चेन वेलिडम क्या सोच रहा होगा। उसने हंसते हुए कहा, यह वह नहीं है जो मैं चाहता हूँ, ये नक्षत्र एक व्यक्ति को देखेगा। मैं किसे मिल रहा हूँ? चेन प्लाजा को तुरंत बेहद गिरावट महसूस हुई। किसी व्यक्ति को किस प्रकार का पुरस्कार मिला था? उसे कोई असली खजाना भी प्राप्त हो सकता है। जब चेन जियांग की नज़र उस क्रिस्टल बॉल पर पड़ी तो अचानक क्रिस्टल बॉल से हल्की आह का एक आधा किरण जमीन पर उछला। एक पारभासी शिखर जो एक ही समय में चमकीला और वास्तविक दिखता है, चेन बीएमडब्ल्यू प्रकट हुआ। इस आदमी को देखकर चेन श्यामला क्षण भर के लिए अवाक रह गया। तीसरे में वह उम्र का आदमी डुबाने के लिए डुबाया गया। महामहिम, ये थोड़ा जटिल है, कृपया पहले मेरी बात बताएं। दरअसल चेन ग्लास ने क्रिस्टल बॉल को प्रक्षेपित व्यक्ति से पहचाना। यह कोई और नहीं बल्कि वुकांगहोंग था, जो मिंग चेन माइन से पहले हीरोज माउंटेन के नीचे मिला था। जब उस युग के व्यक्ति ने वुकांगहोंग को महामहिम का वर्णन किया तो यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वुकांगहोंग वास्तव में मानव राजा हो सकता है। टीलीन लेखक ने जो प्रयोग किया है वह दा दियाजू है, जिसका अनुवाद मोटे तौर पर ग्रेट पैलेस लॉर्ड के रूप में किया गया है, लेकिन मैंने इसे महमहिम कर दिया है। वुकांगहोंग हंसते हुए बोले, छोटे भाई, हम सच में किस्मत में हैं, हम फिर मिलेंगे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास अभी तक मामले की रिपोर्ट करने का समय नहीं था, इससे पहले कि वह वुकांगहोंग की बात सुने, जिससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उनके आश्चर्य की बात यह थी कि चेन गामा अपने मानव राजा से मिले थे। और देखने से लगता है कि यह रिश्ता भी काफ़ी अच्छा था। ह्यूमन किंग द्वारा अभिनीत पाना बहुत कठिन था। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्तित्व वुकांगहोंग के व्यक्तित्व से काफ़ी परिचित था। अन्य साथियों से मिले समय वुकांगहोंग की आंखों में उस तरह की अभिव्यक्ति ही कभी कभी देखी जाती है। कांगहोंग वह व्यक्ति था जो वो शिंटो में खेती करता था, और शिंटो सैनिक बहुत दुर्लभ थे, इसलिए वह चेन वेलेम के साथ बहुत से स्वामी थे, क्योंकि उन्हें लगा कि चेन वैल्यू बिल्कुल वैसी ही है। भविष्य में शायद वह चेन बालाजी के साथ शिंटो खेती पर चर्चा कर सकती है। पहले तुम बाहर जाओ, उसने इस मामले के बारे में खुद बताया, वुकांगहोंग ने कहा। उस चिपकी हुई उम्र के व्यक्ति ने तुरंत इस पत्थर के कमरे से विदा लेने से पहले चेन पुतले की आंखों में एक अजीब सी नज़र डाली। चेन फ्रेंचाइजी ने बड़ी हंसी उड़ाते हुए कहा, सीनियर वो, तुम्हारा भूतपूर्व वास्तव में बड़ा है। आप तो शानदार मानव राजा निकले। चेन कॉम की टिप्पणी से दुखी होकर वुकांगहोंग ने अपना सिर हिलाया। मानव राजा, मेरे घर या मेरे द्वारा दिए गए अंशों पर हंसते हुए कहा, मैं अपने कुल में बस थोड़ा सा शक्तिशाली था, जिसके बाद मेरे कुल के लोगों का विकास हुआ, न इससे अधिक न इससे अधिक कम। बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? आपने किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली नहीं जीती होगी, है ना? चेन जियांग ने सिर हिलाते हुए हंसी की गर्जना की और कहा, मुझे खेद है, आपके किंग्स वेन मार्शल कलाकारों को मेरे द्वारा पीटा गया था। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर वुकांगहोंग को किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली का विवरण सुनाया। जब वुकांगहोंग को उस ईविल स्केल्टन मार्शल सोल मामले के बारे में पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। ये वान क्वान मेरे राजा के महल को अधिक से अधिक नीचे की ओर देख रहा है।
ऐसा लगता है कई वर्षों तक डिवाइन मार्शल पैलेस का प्रबंधन करने के बाद उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई है। उससे कैसे निपटना है यह नश्वर दुनिया के राजा के महल पर निर्भर करेगा। मैं स्वर्गीय लोक से हूँ, मैं नश्वर संसार के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह एक सिद्धांत है। हालांकि मैं नियमों का पालन नहीं कर सकता, ये बात सचेत है, अन्यथा सभी संसार अव्यवस्था में पड़ जाएंगे। फिर सीनियर, कहने का मतलब है मुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा, है ना? अफसोस की बात है, चेन जियांग ने जानबूझकर आह भरते हुए कहा। किड्डो, क्या तुम लुओ तियानडोर पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो? मैं तुम्हें अब कुछ नहीं दे सकता और राजा के महल को भी तुम्हें कुछ देने का आदेश नहीं दे सकता। हालांकि मैं आपको एक छिपे हुए जड़ी बूटी उद्यान का स्थान बता सकता हूँ। हो सकता है कि यह कोई रहस्यमय क्षेत्र न हो, लेकिन थोड़ा खतरनाक है। चेन जियांग की आंखें तुरंत चमक उठीं। यह एक बहुत बड़ा इनाम था। उसने झट से पूछा, वह जगह कहाँ है? ये राजा की मुख्य भूमि में है। अपना दिमाग ढीला कर दो, मैं नक्शा तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा, वू कांगहोंग ने कहा। चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना पूरा शरीर ढीला छोड़ दिया। अचानक उसके दिमाग में कुछ अतिरिक्त जानकारी उभरी। वह एक नक्शा था। नक्शा बहुत विशाल और विस्तृत था, जो किंग सिटी से एक दूरस्थ स्थान की ओर इशारा करता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका रास्ता काफी खतरनाक था। यह मुझे ली तियानजुन नाम के एक व्यक्ति ने दिया है। वह एक पागल आदमी है जो कीमिया का दीवाना है और बहुत कंजूस है। एक बार वह कुछ समय के लिए किंग्स मेनलैंड में रुके, जहां उन्होंने एक जड़ी बूटी का बगीचा लगाया। हालांकि अब वह पहले ही स्वर्गीय क्षेत्र में आ चुका है, इसलिए वह जड़ी बूटी उद्यान पहले ही वीरान हो चुका है। उसने भी कोई पीछे नहीं छोड़ा, तो उसने मुझे बता दिया। असल में सबसे पहले मुझे उससे धोखा मिला था और यही एकमात्र कारण था कि मुझे ये बेकार जड़ी बूटी का बगीचा मिला। डैन किंगली तियानजुन, चेन जियांग और सू मियाओ अचानक बहुत चकित रह गए। इससे पहले अफवाह थी कि उनकी मौत हो चुकी है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह बिल्कुल जीवित था और किक मार रहा था। अतीत में जब चेन जियांग एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के लिए अपना रास्ता बना रहा था, तो उसे एक जड़ी बूटी का बगीचा मिला था, जिसे ली तियानजुन ने भी पीछे छोड़ दिया था। फिर एक बार फिर उसे लू परिवार के हर्ब किंग माउंटेन में दूसरे जड़ी बूटी उद्यान का सामना करना पड़ा, और वहीं से उसे शीर्ष रहस्यमय क्षेत्र का सुराग मिल गया था। दुनिया का पहला रहस्यमयी इलाका, जहां मिलती थीं हर तरह की दुर्लभ और बेशकीमती जड़ी बूटियां। अतीत में ली तियानजुन को इसी वजह से शिकार बनाया गया था। चेन जियांग के पास एक विस्तृत नक्शा था। चेन जियांग द्वारा वह नक्शा प्राप्त करने के लगभग 1 साल बाद सूर्य ग्रहण की घटना के संकेत मिले। हालांकि उस समय चेन जियांग इससे चूक गए थे, इसलिए वह अगली बार का इंतजार कर रहे थे। उस समय उसका शरीर विभिन्न मुख्य भूमियों को पार करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। लेकिन अब यह अलग था। वह सूर्य ग्रहण के करीब आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि रहस्यमय क्षेत्र तभी खुलेगा। उस आदमी ने यह भी कहा था कि वह मोर्टल मार्शल वर्ल्ड में काफी मशहूर था, और अब वह अभी भी स्वर्गीय क्षेत्र के कीमियागर मंडली में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ये लड़का प्रतिभाशाली है। वह रसायन विद्या उपकरणों के शोधन के साथ साथ व्यूह रचना में भी काफी कुशल है, और वह काफी शक्तिशाली है और कुछ हद तक चालाक भी है, वो कैंगहोंग ने कहा। चेन जियांग हंसने लगे और बोले, जब मैं स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंचूंगा तो मुझे उन्हें धन्यवाद देना होगा। उनके द्वारा छोड़े गए जड़ी बूटियों के बगीचों से मुझे कोई मामूली लाभ नहीं हुआ। मुझे पहले उनके 2 जड़ी बूटियों के बगीचे देखने का मौका मिला था। मैं उसे यह अवश्य बताऊंगा। खैर, मुझे आशा है कि अगली बार जब मैं देखूंगा तो ये स्वर्गीय क्षेत्र में होगा। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, वो कैंगहोंग ने हंसते हुए कहा, और चेन जियांग पर अपना हाथ लहराते हुए उसका चित्र धीरे धीरे गायब हो गया। चेन जियांग अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पत्थर के कमरे से बाहर निकले। जब उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चेन जियांग को देखा तो उसने पूछा, आपको महामहिम के बारे में कैसे पता चला? चेन जियांग ने रहस्यमय होने का नाटक करते हुए उत्तर दिया, यह एक रहस्य है। उन्होंने मुझसे इसे उजागर नहीं करने के लिए कहा। मैं अब वापस लौटना चाहता हूँ। हालांकि उसे वह इनाम खुद ही प्राप्त करना था, चेन जियांग ने सोचा कि यह पहले से ही काफी अच्छी फसल थी। चेन जियांग की आंखों के भाव देखकर वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति चेन जियांग को सम्मानपूर्वक एक हॉल में ले गया। हॉल में एक टेलीपोर्टेशन एरे था। चेन जियांग के खड़े होने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तुरंत ट्रांसमिशन एरे को सक्रिय कर दिया। इसके तुरंत बाद चेन जियांग गायब हो गया और डिवाइन मार्शल पैलेस के उस विशाल महल के प्रवेश द्वार के सामने प्रकट हुआ, जहां वू कैमिंग और गु डोंगचेन उसका इंतजार कर रहे थे। वे चिंतित थे कि वान क्वान ने गुप्त रूप से चेन जियांग की हत्या कर दी थी। मैं ठीक हूँ, चलो वापस चलते हैं। चेन जियांग ने उन्हें आश्वासन देते हुए हंसना शुरू कर दिया। दूर मंडप में खड़े हुआ जियानेग्यू और लियू मेंजर ने जब ये सुना तो वे भी आसानी से चले गए। बदमाश, तुम कब वापस आ रहे हो? मुझे अभी भी अपनी हार का यकीन नहीं है, मैं अब भी तुमसे लड़ना चाहता।
लेनलान, जिसके पीछे एक बूढ़ा आदमी था, दूर से जोर से चिल्लाया। ये सुनकर चेन जियांग हंसने से खुद को नहीं रोक सका और उसने कहा, आप चाहते हैं कि मैं लड़ाई के लिए आपकी तलाश करूं? आप स्वयं क्यों नहीं आते? मैं क्यों आऊंगा और तुम्हें ढूंढूंगा? लेकिन अगर तुम आओगे तो भी हमें देखना होगा कि मैं मूड में हूं या नहीं। अगर आप नहीं चाहते तो भी आपको करना होगा। यह महिला ब्लू ब्लड परिवार की सबसे मजबूत महिला है। लेनलान ने चेन जियांग को अपनी जीभ बाहर निकालते हुए आकर्षक ढंग से परेशान किया। उसके उदास चेहरे को देखकर चेन जियांग और अन्य लोग अचानक हंसने से खुद को नहीं रोक सके। मोतियान नहीं आया था। वह अपने कुलजनों के साथ पहले ही जा चुका था। ये पहली बार था जब चेन जियांग ने ब्लू ब्लड फैमिली के किसी बुजुर्ग को देखा था। ये वह मुस्कुराता हुआ बूढ़ा व्यक्ति था जो लेनलान के बगल में बैठा था। लेनलान को अलविदा कहते हुए चेन जियांग और अन्य ने टेलीपोर्टेशन सरणी में कदम रखा। किंग्स मार्शल आर्ट असेंबली के समापन के साथ चेन जियांग का नाम पूरे किंग्स मेनलैंड में दूर दूर तक फैल गया था। मैं वापस आऊंगा। जब चेन जियांग ने टेलीपोर्टेशन सरणी में कदम रखा तो उसने अपने दिल में कहा, क्योंकि अभी भी उसे खुद को पुनः प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा इनाम चाहिए था। अध्याय 445 एल्डर डैन का निर्णय। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में वापसी के बाद चेन झलक बिना किसी हलचल के एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में आए और फिर सो गए। जब चेन ने पीछा किया तो काले कपड़े पहने और उसके चेहरे पर सफ़ेद मलमल की एक तस्वीर अचानक नजर आई, जिससे वह बहुत डर गई। वह इतना डर गया कि उसकी तेज चीख निकल गई। आखिर इफ़े के साथ समस्या क्या है? तुमने मुझे मौत तक डरा दिया। चेन प्लाजा रैपिड से हिलाया। पहले तो वह एल्डर डैन से डर गया था, हालांकि अब वह उसे देखकर काफ़ी खुश था क्योंकि आखिरकार उसे बहुत लंबे समय के बाद एल्डर डैन की नज़र मिली थी। एल्डर डैन ने बेचैनी से कहा, जड़ी बूटी का बगीचा कहाँ है? मुझे कुछ बेकार के कारण इसे स्थानांतरित कर दिया गया, इसलिए उस समय मैंने सोचा कि मुझे भागना होगा। हालांकि स्थिति को मेरे मानदंड प्रयास के कारण बदल दिया गया था। मैं स्थिति में सक्षम था और शिकार होने से बच गया था, चेन प्लाजा ने कहा। एक सफ़ेद जेड लोट्स बीज विक्रेता चेन प्लाजा ने उसे एल्डर डैन को दिया और हंसते हुए कहा, छोटी लड़की, यह आपके लिए है। पिछली बार मुझे 5 एलिमेंट ट्रू एलिमेंटल डैन की औषधि बूटियां एक पुनर्भुगतान समझो के लिए दें। मुझे बताएं, असल में मिली मदद बहुत। इसे लेने से पहले एल्डर डैन क्षण भर के लिए हतप्रभ रह गए। वह चेन मैडम की किसी भी चीज़ के लिए कभी मन नहीं करती थी। आप बहुत ईमानदार हैं। सच बताओ, मोटर रिफाइनिंग रेस्तरां तकनीक क्या सीखी है? एल्डर डैन ने पूछा। हालांकि वह अन्वेषक लग रही थी, चेन गामा को महसूस हो रहा था कि उसकी प्रतिकृति बेहतर हो गई है। एक प्रकार की अनिर्वचनीय सज्जनता थी। वह अच्छा व्यवहार किए बिना नहीं रह सका। चेन बाजार ने उत्तर देते हुए अपनी पुष्टि में सिर हिलाया। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शस्त्रागार के बारे में भी पता चलेगा। वाइट जेड लोड सीड को एकत्रित करते हुए एल्डर डैन ने पलटकर कहा, बेशक मुझे इसके बारे में पता चलेगा। यह मत सोचो कि जब से मैं प्रशिक्षण के लिए एकांत में गया हूं मुझे कुछ भी पता नहीं है। छोटी लड़की, तुमने मुझे नमस्कार क्यों नहीं किया, या उस मामले के लिए मुझे मार्शल अंकल का खुलासा क्यों नहीं किया? मैंने अभी तक इतनी प्यारी चीज़ दी और अभी तक मुझे धन्यवाद नहीं दिया। चेन शान ने हंसते हुए कहा। एल्डर डैन ने प्रतिवाद करते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्या आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते? चेन कंपनी को तत्काल आवंटन दिया गया। यही तो मैं सपना देख रहा था। आपकी टिप्पणी का मतलब यह है कि आप मुझे अभी दिखाएंगे? जैसा मैंने कहा था, जब तक तुम मुझे हरा सकते हो मैं गरीब रहूंगा। हालांकि आप अभी भी बहुत भारी यात्रा करना चाहते हैं, चेन मिर्जा ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा। फिर ये सब बक्साबाज क्यों? मुझे क्या सुझाव देना अच्छा लगता है? एल्डर डैन ने अचानक हल्की सी आह भरी और कहा, तुम्हारे पास 3 साल हैं। इन 3 सालों में तुम्हें मेरे लिए निम्न श्रेणी के पृथ्वी स्तर के डैन को परिष्कृत करना होगा। फिर हमारे बीच एक कीमिया प्रतियोगिता होगी और जब तक आप जीतेंगे मैं अपनी हार स्वीकार करूंगा। उसकी आह जटिल भावनाओं से भरी थी, जिसे चेन जियांग को समझना मुश्किल हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि एल्डर डैन को अवश्य ही किसी चीज़ का सामना करना पड़ा होगा। क्यों? चेन जियांग ने एक पल के लिए सोचते हुए पूछा। वर्तमान एल्डर डैन ने यह आभास दिया कि वह उससे शादी करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती, लेकिन वह सोचता था कि एल्डर डैन सिर्फ उपेक्षापूर्ण बातें कर रहा था। हारकर वह कैसे उसकी हो सकती है, इस बात को लेकर वह सशंकित था और इसे बकवास मानता था। मैं अपने 8वें क्लेश की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए यदि आप मेरा चेहरा देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए आखिरी मौका है। एल्डर डैन की आवाज़ बेबसी से भरी थी। सुनते ही चेन जियांग को तुरंत दर्द की टीस महसूस हुई। उसे थोड़ा दुख हुआ और बहुत निराशा भी हुई। आप क्लेश को पार न करने का विकल्प चुन सकते हैं, है न? क्या बहुत से लोगों ने ऐसा ही नहीं किया है? चेन जियांग ने कहा। एल्डर डैन हमेशा से ही रहस्यमय और ठंडा था। चेन जियांग को लगा कि वह उसके साथ मिल सकता है। वह उसे एक अच्छा दोस्त मानता था। इसके अलावा दोनों कीमियागर थे, इसलिए चेन जियांग उससे अलग होना सहन नहीं कर सका।
नहीं, मैं अपने जीवन में कभी भी डरपोक व्यवहार नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है, अगर मैं एक बार सिकुड़ूंगा तो 2 बार सिकुड़ूंगा। फिर मुझ में फिर कभी निर्वाण क्लेश का सामना करने का साहस नहीं होगा। यही कारण है कि कई निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार बुढ़ापे में मर जाते हैं। मेरी ताकत एक बाधा पर पहुंच गई है, मैंने पहले से ही सभी स्तर की तैयारी कर ली है, एल्डर डैन ने कठोर स्वर में उत्तर दिया। 3 वर्षों में निम्न श्रेणी के पृथ्वी स्तर को परिष्कृत करना। वर्तमान में चेन जियांग की दिव्य भावना और लौ पहले ही दहलीज तक पहुंच चुकी थी। जो कुछ बचा था वह जड़ी बूटियों को ढूंढना था, जो काफी कठिन था। यदि एल्डर डैन अपने कष्टों को पार करने में विफल रहा तो चेन जियांग के लिए यह देखना असंभव होगा कि एल्डर डैन कैसा दिखता था। मेरे स्वामी कर सकते हैं, मैं उसके पास जाऊंगा। हालांकि भले ही मुझे पता हो कि निर्वाण क्लेश में मुझे क्या सामना करना पड़ेगा, खतरे का एक निश्चित स्तर अभी भी है। पूर्ण आश्वासन मिलना असंभव है। इसलिए मैं तुम्हें ये साबित करने के लिए 3 साल का समय दे रहा हूं कि तुम मेरे जैसे अच्छे हो सकते हो। एल्डर डैन ने गंभीर भाव से कहा। विज्ञापन, विज्ञापन। चेन जियांग उदास महसूस कर रहा था। अगर मैं तुम्हें पा भी सकता हूं तो क्या? तुम्हें अभी भी क्लेश से पार पाना है ना? इसके अलावा मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। क्या मैंने यह नहीं कहा कि जियान को पहले सहमत होना होगा? मैं बस आपका चेहरा देखना चाहता हूं। 3 साल बाद चेन जियांग अपने 30वें दशक में होंगे। यदि वह तब तक पृथ्वी स्तरीय नृत्यों को परिष्कृत कर सका तो वह उसे विश्व की सर्वोच्च प्रतिभा बना देगा। एल्डर डैन ने सोचा कि अगर उसे सहारे के तौर पर ऐसी प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो ये बिल्कुल भी मूर्खतापूर्ण नहीं है। और चूंकि वह स्वयं एक कीमियागर थी, इसलिए उन दोनों के बीच काफी अच्छी बनती थी। वैसे भी आपको इस प्रतियोगिता को गंभीरता से लेना होगा। यह मेरी आखिरी कीमिया प्रतियोगिता हो सकती है। इसके अलावा मुझे अब तक कोई पुरुष नहीं मिला है। मैं चाहती हूं कि मरने से पहले मेरे लायक कोई पुरुष मेरे चेहरे पर नजर डाल दे। एल्डर डैन ने कहा। चेन जियांग ने लंबी आह भरी। अगर मैं तुम्हें पसंद करने लगा तो क्या यह मुझे दुखी नहीं करेगा कि तुम संकट को पार करना चाहो? लेकिन मेरे लिए संकट को सफलतापूर्वक पार करना भी संभव है। एल्डर डैन ने कहा। माहौल को शांत करने के लिए चेन जियांग ने जानबूझकर हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मैं इसे केवल आजमा सकता हूं। जब तक तुम मेरे बनोगे तुम मेरी दया पर रहोगे। हे, मैं हमेशा तुम्हें नंगा करना चाहता था। एल्डर डैन ने चेन जियांग की विकृत निगाहों को अपनी छाती पर केंद्रित देखकर धीरे से कहा, मैं तुम्हें 3 साल बाद फिर से देखूंगा। जैसे ही अचानक एल्डर डैन आए, वह उतनी ही तेजी से चली गई। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। वह जानता था कि वह काफी देर पहले ही सो चुका है। इस समय अपने हाथों को रगड़ते हुए उसने कहा और उसके होठों पर विकृत मुस्कान आ गई, सुंदर बहनों, क्या आप तैयार हैं? सू मियाओ और बाय यू ने चेन जियांग को फॉर्चून का फल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चेन जियांग से वादा किया कि यदि वह फॉर्चून का फल प्राप्त कर सका तो वे उसे चूमेंगे। उस समय कहना एक बात थी, लेकिन उस पर अमल करना दूसरी बात थी। अब इस पर अमल करने का समय आ गया है। वे थोड़ा अनिच्छुक महसूस कर रहे थे। हालांकि वे अपना वादा तोड़ सकते थे, लेकिन वे चेन जियांग को धोखा नहीं देना चाहते थे। कहने की जरूरत नहीं है, सू मियाओ के लिए यह पहली बार नहीं था। सू मियाओ और बाय यू रिंग से बाहर आए। उन्होंने वही सुंदर पोशाकें पहन रखी थीं जो चेन जियांग ने खरीदी थीं। सू मियाओ ने एक खूबसूरत नीला बैंगनी रंग का वन पीस पहना हुआ था, जिसे कढ़ाई से सजाया गया था। जब उस तरह की सुंदर पोशाक एक आकर्षक और मोहक महिला द्वारा पहनी जाती थी तो इससे उसकी सुंदरता और आकर्षण में बहुत वृद्धि होती थी, जिससे उसे एक सुंदर स्वरूप मिलता था। दूसरी ओर बाय यू ने शुद्ध सफेद वन पीस पहना हुआ था, जिसने उसकी सुंदरता और आकर्षण को और भी अधिक बढ़ा दिया था। वह पूरी तरह से एक महान और गरिमामय वातावरण से घिरी हुई थी, और उसकी बर्फ जैसी ठंडी पुतलियां चेन जियांग को एक अकथनीय कोमलता से देख रही थीं। जैसे ही चेन जियांग ने इस खूबसूरत और ठंडी सुंदरता को चूमने के बारे में सोचा, चेन जियांग का खून उबलने लगा, उसे उत्साह और प्रत्याशा से भर दिया। आप पहले किसे चाहते हैं? सू मियाओ ने चेन जियांग को बेईमानी भरी नजरों से घूरते हुए देखकर जमीन पर थूक दिया। चेन जियांग बहुत कहना चाहता था, तुम दोनों एक साथ आओ। एक ही समय में 2 अद्वितीय परियों को चूमने की कल्पना करते हुए चेन जियांग के निचले पेट में एक बुरी आग भड़क उठी। अध्याय 446 देवी देवताओं को चूमना। चेन वेलेम एक ही समय में 2 सुंदरियों को दूध पिलाने की कोशिश करना चाहता था। हालांकि उन्होंने इसमें साहस बनाए रखने का प्रस्ताव नहीं दिया। आखिरकार अगर उन्हें नाराज करके उन्हें छोड़ दिया गया तो वह संभवतः हासिल कर सकते थे उन्हें कहीं और खो दिया। और पहले किसे दोस्त ये भी एक समस्या थी। चेन सुपरमार्केट उनके बचपन को देखते हुए अपने मन में सोच रहे थे कि पहले किसे डूबा जाए। जल्दी करो, सू मियाओ ने चेन मियामी से आग्रह किया। वह अपनी उत्कट दृष्टि को नजरअंदाज नहीं कर सकी। इसमें क्या अंतर है कि मैंने किसे कहा?
चेन मियाओ सू मियाओ की ओर देखते हुए डॉली हंसी में फूट पड़े और उन्होंने कहा, सिस्टर मियाओ, हम पहले ही एक बार सेक्स कर चुके हैं, इसलिए आपको इसमें कुछ अनुभव हुआ है। आइए एक बार सिस्टर यूयू के सामने प्रदर्शन करें ताकि वह इतना चिंतित नहीं था। ये सुनकर बाई यूयू के चेहरे पर तुरंत लाल रंग दिखाई दिया और उसने चेन मियामी की ओर अपनी ओर झुकाई। तुम्हें और उस मास्टर और छोटी बहन को इतनी बार चुंबन करते देखकर मैं और बड़ी बहन पहले ही स्थिर हो गए हैं। सू मियाओ ने हंसते हुए कहा। इस बारे में वह काफ़ी खुली थी। वह चेन नाटक से काफ़ी अनजान थी। इसके अलावा वह चेन लामा को भी बहुत कम पसंद करती थी। चेन कंपनी को करीब आते देख सू मियाओ का दिल भी तेजी से देखने लगा। उनके चेहरे पर लाल रंग की झलक दिखाई दी जिससे उनका आकर्षण और भी बढ़ गया। वह धीरे धीरे अपनी सुंदर पीठ बंद कर ली और महसूस किया कि चेन दर्पण का हाथ उसके कमर के चारों ओर घूम रहा है। चेन ममान ने हंसते हुए कहा, सिस्टर मियाओ, बहुत समय हो गया। उसने सू मियाओ के शरीर से निकल रही मिठाई का एक भारी कश लिया और अपनी जीभ से उसकी मसाला मछली को खा लिया। सू मियाओ भी चेन मियामी के साथ चला गया जिससे उसकी जीभ चेन मियामी के चारों ओर घूम गई। तुरंत ही उनके पूरे शरीर में एक अजीब सी सुन्नता महसूस होने लगी जिससे एक अलौकिक उत्साह पैदा हो गया। उसने चेन गामा को मजबूत शरीर पर खुद को नहीं रोके रखा था। वह चेन वैल्यू के साथ एक होने का इंतजार नहीं कर सकती थी। सू मियाओ को बुलबुला उठता देख पास की बाई यू को भी यह अनचाहा लगा। हालांकि खुद को चेन वैल्यू के साथ आदर्श ही व्यवहार करने की कल्पना की गई, उसे बहुत तनाव और डर महसूस हुआ, लेकिन साथ ही कुछ खतरनाक भी था। वह बेहद उलझन में महसूस कर रही थी। उनका हृदय जटिल कांबल से ग्राह्य हो गया था। सू मियाओ जैसे आश्चर्यजनक व्यक्ति ने चेन गामा की सबसे आदिम इच्छा को जगाया था। हालांकि उसे ये भी पता था कि वह बहुत दूर तक नहीं जा सका, क्योंकि सू मियाओ एक अनोखा विशेषज्ञ था, वह अलग था। विज्ञापन चेन बाजार सीमा पार नहीं कर सके, अन्यथा भविष्य में उनकी स्थिति अजीब होगी। फिलहाल उन्हें ये पहले से ही काफ़ी पर्याप्त लगा। हालांकि वे सिर्फ चुंबन कर रहे थे, फिर भी उसे अतुलनीय संतुष्टि महसूस हुई। जिस बात ने उसे असामान्य रूप से उत्साहित किया वह ये तथ्य था कि बाई यू उन्हें देख रही थी। कसकर आलिंगनबद्ध चेन जियांग और सू मियाओ चुंबन के अद्भुत आनंद में पूरी तरह से डूबे हुए थे। पिछली बार मिठास का स्वाद चखने के बाद वह हमेशा इसे दोबारा आजमाने की उम्मीद कर रही थी। हालांकि अपनी राय व्यक्त करना काफ़ी कठिन था, और बाद में जब उसने चेन जियांग को जू जियानजियान को अक्सर जोश से चूमते देखा तो उसे जलन महसूस हुई। आखिरकार दोनों अलग हो गए, भगवान जाने कितने समय बाद। चेन जियांग सू मियाओ को गहरे प्यार से इस मनमोहक सुंदरता को देखकर उसे बेवजह संतुष्टि महसूस हुई। सू मियाओ की आंखों में एक नशे की नज़र भर गई जो जटिल भावनाओं से चमक रही थी। उसने धीरे से खर्राटे लेते हुए अपने होंठ चाटे। छोटे बदमाश, अभी तुम इस बड़ी बहन को पूरी तरह से खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, बहुत खतरनाक। सू मियाओ के चेहरे को छूते ही चेन जियांग ने अपने होठों पर शरारती मुस्कान बिखेरी। बहन मियाओ, यह अच्छा लगा, ठीक है। रिंग में वापस लौटने से पहले सू मियाओ ने तुरंत चेन जियांग की बांह पर जोरदार प्रहार किया जिससे उसने जोर से शोर मचाया। दूसरी ओर बाई यूयू स्तब्ध खड़ी थी। इस समय वह एक हिरन की तरह तनावग्रस्त और घबराई हुई महसूस कर रही थी। आखिरकार किसी पुरुष के साथ इतनी अंतरंग बातें करना उसके लिए पहली बार होगा। इस वजह से उसका हिमशल स्वभाव अचानक गायब हो गया था। हालांकि उसके चेहरे पर अब भी बर्फ जैसी ठंडक झलक रही थी। चेन जियांग की नज़र में वह एक भोली और अनुभवहीन लड़की थी। चेन जियांग ने बाई यूयू की ओर चलना शुरू कर दिया। वास्तव में वह बाई यूयू से अधिक घबराया हुआ था, थोड़ा भयभीत भी था। उसे डर था कि बाई यूयू अचानक लौट आएगी और अपने होठों को केवल खाली हवा को चूमने के लिए छोड़ देगी, जिसका उसे जीवन भर पछतावा रहेगा। दीदी यूयू, अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी दोष नहीं दूंगा, चेन जियांग ने यथासंभव धीरे से कहा। गहरे प्रेम से भरी उसकी आंखें बाई यूयू को घूर रही थीं। बाई यूयू ने अपने होठों को हल्के से भींच लिया। बेशक वह जानती थी कि चेन जियांग के दिमाग में क्या चल रहा था। हालांकि वह ऐसा कह रहा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह उसे चूमना बहुत चाहता था। विज्ञापन सिस्टर यूयू, आप मेरी नज़र में एक संत हैं, मैं। चेन जियांग ने अभी अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि बाई यूयू ने अपना सिर उठाया। उसकी वो बर्फीली ठंडी आंखें पहले ही पिघल चुकी थीं। जैसे ही उसने चेन जियांग को देखा, उसकी आंखों में जो कुछ बचा था वह कोमल भावनाएं थीं। चेन जियांग के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। उसने पहल की और अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी हो गई। पहले अपने होठों को उसके होठों से दबाया और फिर अपनी बाहों को चेन जियांग के मजबूत शरीर के चारों ओर कसकर लपेट लिया। उसी क्षण चेन जियांग का दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। बाई यूयू के लिए भी यही सच था। हालांकि चेन जियांग ने अनजाने में अपनी जीभ को बाहर धकेल दिया, जिससे बाई यूयू की अनुभवहीन जीभ उसे चिढ़ाने लगी ताकि वह इतनी कठोर और शर्मीली न हो।
शायद बाई यूयू के लिए किसी पुरुष को चूमने का ये पहला मौका था। उसने पहले से ही पर्याप्त तैयारी कर रखी थी। वह जानती थी कि उसे क्या करना है। इस दौरान उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसने अपनी कोमल और सुगंधित जीभ को चेन जियांग की जीभ के साथ जुड़ने दिया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और अनजाने में एक दूसरे को चूमने लगे। दोनों एक दूसरे को पिघलाकर फिर एक में मिल जाना चाहते थे। चेन जियांग बाई यूयू की जीभ को काफ़ी जोर जोर से चूस रहा था। हालांकि बाई यूयू ने जो खेती की वह जमा देने वाली ठंडी ट्रू की हुई थी, उसकी कोमल जीभ असामान्य रूप से गर्म थी। चेन जियांग को ये बहुत पसंद आया। इस वजह से आनंद बहुत बढ़ गया, जिससे उसे अत्यधिक उत्साह का अनुभव हुआ। केवल बाई यूयू को ही पता चला कि हर बार जब सू मियाओ और चेन जियांग चूमते थे तो उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता था। उसे ये भी एहसास हुआ कि क्यों हर बार जू जियानजियान और लियू मेंजे ने चेन जियांग को चूमा, वे इतने नशे में दिखते थे। ये सब उस प्रकार की अवर्णनीय अद्भुत भावना के कारण था जिसने उसे पतन की ओर धकेल दिया। चेन जियांग और बाई यूयू ने काफ़ी देर तक एक दूसरे को चूमा, क्योंकि चेन जियांग को पता था कि उसके लिए उसे दोबारा चूमना बहुत मुश्किल होगा। वह बहुत चाहता था कि इस सुंदरता को तब तक गले लगाए रखे जब तक कि समुद्र सूख न जाए और चट्टानें न टूट जाएं। अनजाने में दोनों खुद ही एक दूसरे से अलग हो गए। उसके उस खूबसूरत चेहरे पर, जिस पर हमेशा बर्फीली नजर रहती थी, एक गर्म और मादक लाली उभर आई थी। ये बहुत मनमोहक था। ये भी पहली बार था जब चेन जियांग ने उस पर ऐसा रूप देखा था। बाई यूयू ने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए धीरे से कहा, चेन जियांग, मुझे इस तरह की खुशी का अनुभव कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहने के बाद रिंग में प्रवेश करते ही वह प्रकाश की एक लकीर में बदल गई। चेन जियांग ने अपने दिल में विलाप की आह भरी। इस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी सारी दुनिया खो दी हो। इसे पाना जितना कठिन होगा, आप इसे उतना ही अधिक चाहेंगे। छोटे बदमाश, तुम बहुत भद्दे हो, सू मियाओ ने धीरे से गुर्राया। वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि चेन जियांग के मन में बाई यूयू के लिए किस तरह की भावनाएं थीं। निस्संदेह, ये जानते हुए कि चेन जियांग कितना परोपकारी व्यक्ति था, सू मियाओ को पता था कि चेन जियांग के मन में भी उसके लिए इच्छाएं थीं। अभी कुछ क्षण पहले जब वे एक दूसरे को करीब से गले लगा रहे थे तो वह महसूस कर सकती थी कि जैसे ही वह उत्तेजित हुआ, वह चीज़ उसके पेट के ऊपर पागलों की तरह बढ़ रही थी। इस बात को याद करते हुए सू मियाओ का चेहरा एक बार फिर लाल हो गया, क्योंकि वह चीज़ उसके खिलाफ बहुत लंबे समय से दबी हुई थी। इस समय चेन जियांग बिस्तर पर लेटा हुआ था, अचंभित होकर छत की ओर देख रहा था और दो आकर्षक सुंदरियों को चूमने का स्वाद चख रहा था। जब वह सू मियाओ को चूम रहा था तो वह उसे जीतने की बुरी इच्छा से जल रहा था। हालांकि जब उन्होंने बाई यूयू को चूमा तो उनके मन में ऐसे किसी भी तरह के विचार नहीं आए। उसे पता नहीं था कि सू मियाओ और बाई यूयू ने क्या अनुभव किया था, लेकिन वह जानता था कि उनके बेहद शक्तिशाली दुश्मन थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे वर्तमान में अपनी ताकत खो चुके थे। दो देवियों की रक्षा के लिए उसे मजबूत बनना पड़ा। अध्याय 447 राजाओं की मुख्य भूमि पर लौटना। सू मियाओ और बाई यूयू ने चेन मियामी की स्टेप बाय स्टेप प्रगति का आकलन किया था। अपनी युवावस्था के बाद उन्होंने जो दर्द और मेहनत सहा था, उस पर उनका ध्यान नहीं गया। जब उन्होंने अपने विकास को गति प्रदान करने के लिए सभी प्रकार की फिल्मों की डॉक्यूमेंट्री देखी तो उनका दिल दुख गया। और इस सब के पीछे मुख्य कारण वे थे। ये सब उस अनुबंध को पूरा करने के लिए था जो उन्होंने उनके साथ इमोर्टल और डेविल में हस्ताक्षरित किया था। हालांकि चेन कंपनी ने कभी कोई शिकायत या कुछ भी नहीं किया था, जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया। समय के साथ उनके मन में चेन दर्पण के लिए अजीब भावनाएं आ गईं, और यहाँ तक कि उनका स्पष्ट रूप से वर्णन भी नहीं किया जा सका। 2 दिन तक आराम करने के बाद उन्होंने एक्सट्रीम मार्शल प्रोविंस को छोड़ने से पहले यू सियाओदो और अन्य लोगों से एक साथ भोजन करने का आग्रह किया। उसके पास अभी भी एक अंतिम अनुपूरक शेष था जिससे उसे शेष प्राप्त हुआ था, और उसने हिरूर बूटी का बगीचा था जिसके बारे में वू कैंगहोंग ने उसे बताया था। वह बिल्कुल भी अकेले नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह लियू मेंजे की तलाश में दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य में गया। दिव्य हथियार आकाशीय साम्राज्य में प्रवेश के बाद चेन गामा को लियू मेंजे नहीं मिला। एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि लियू मेंजा आइसविंड वैली गया था, जहां उसने कुछ समय के लिए रिकॉर्डिंग की थी। जाहिर है, वहां एक गुप्त स्थान था जहां वह लेंग यूलान और जू जियानिक्सियन को खेती में मदद कर रही थी। शुरुआत में चेन लामा लेंग यूलान के लिए आए क्योंकि लेंग यूलान हमेशा उनके साथ एक साहसिक यात्रा करना चाहते थे। वह जू जियानजियान को भी लेने की योजना बना रही थी। उनकी ताकत के साथ किंग्स की मुख्य भूमि में प्रेरणा आर्टिकल की तलाश में कोई समस्या नहीं हुई। अफसोस, कोई उसे नहीं मिला। दिव्य हथियार आकाशीय साम्राज्य को खत्म करने के लिए चेन शामा ताओयुआन प्रांत में फ्रेग्रेंस सिटी आ गया। वह आकर्षक जियानगू की तलाश में यहाँ आई थी। जब जियानग्यू को पता चला कि वह चेन कंपनी की तलाश में आया है तो वह तुरंत पहुंच गया। मैं इस खुशी का श्रेय किस लिए दूं? मैं आपको डेनजियांग ताओयुआन ले जाऊं तो कैसा रहेगा? आप भविष्य में सीधे मेरे पास आ सकते हैं।
हुआ जियानग्यू ने एक साधारण पोशाक, काली चड्डी का एक सेट और अपने हेयर स्टाइल के रूप में पोनीटेल पहनी हुई थी। इच्छा जो भी हो, यह उसका उस आकर्षण और मनमोहक आंकड़े को बढ़ा नहीं सका। अभी के लिए चलो नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ आओ, चेन प्रभा ने कहा। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह जियानगू को अपने साथ ले जाने की योजना बना रही थी। हुआ जियानगू एक कीमियागर और डैनजियांग ताओयुआन के प्रमुख थे। विभिन्न मुख्य भूमियों के दिग्गजों ने उन्हें एक चेहरा दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बेहद मजबूत भी थी। विज्ञापन विज्ञापन अब चेन लामा जियानग्यू को ऐसे ऑर्डर दे रही थी जैसे वह उसकी नौकरानी हो। आखिरकार तुम्हें एहसास हुआ कि मैं कितना अच्छा हूँ, हुआ जियानग्यू ने आकर्षक ढंग से हंसते हुए कहा। उसकी पहचान उजागर होने के बाद सभी मुख्य भूमि के रईसों ने उसके साथ बहुत सम्मान से व्यवहार किया, जैसे कि वे उसे अपमानित करने से डरते हों। इससे उसमें श्रेष्ठता की भावना पैदा हो गई, खासकर इस छोटे से आदमी चेन जियांग के सामने। चेन जियांग के लिए ये सोचने का और भी कारण है कि उसके कद की महिला उसकी नौकरानी बनने को क्यों तैयार होगी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके सिर में कोई खराबी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कीमियागरों के समुदाय की साम्राज्य थी। यदि यह कोई औसत दर्जे की महिला होती जो खुद को उसकी बाह में फेंक देती तो ये सामान्य होता। वर्तमान में ऐसे कई टाइकून थे जो चेन जियांग से अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव देने को तैयार थे। अन्य मुख्य भूमियों की कुछ प्रसिद्ध सुंदरियां भी चेन जियांग के कार्यों को जानने के बाद उसके करीब आने के लिए एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में आईं। और चेन जियांग उनके उद्देश्य से अच्छी तरह वाकिफ थे। वे बस उसकी ताइची सबडुइंग ड्रैगन एक्सरसाइज पाना चाहते थे, साथ ही उसके जैसे युवा कीमियागर की मदद से सीढ़ी पर चढ़ना चाहते थे, जिससे उन्हें विभिन्न कीमती नृत्यों का आनंद लेने का मौका मिले। दूसरी ओर हुआ जियानग्यू उस समय से उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था जब वह सिर्फ एक नामहीन व्यक्ति था। अगर मेरा अनुमान सही है तो आप सबसे पहले अपनी सिस्टर मेंजर के पास गए, और जब आप उसे नहीं पा सके तभी आप मेरी तलाश में आए। हुआ जियानग्यू ने गुस्सा होने का नाटक करते हुए डांटा। चेन जियांग को चुटकी लेते हुए उसने कहा, छोटे बदमाश, जल्दी करो और मुझे बताओ तुम इस बड़ी बहन को कहाँ ले जा रहे हो। मेरे हाथ भरे हुए हैं, आप जानते हैं। जब चेन जियांग ने हुआ जियानग्यू के पतले हाथों को पकड़ा तो वह दर्द से रोने लगा। मैं जड़ी बूटियों के बगीचे की तलाश के लिए किंग्स मेनलैंड जाना चाहता हूँ। वह जड़ी बूटी का बगीचा राजा की राजधानी से काफ़ी दूर है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रास्ता थोड़ा खतरनाक भी है। अगर मैं चाहूं तो अपने दोनों मार्शल भतीजों को अपने साथ चलने के लिए कह सकता हूं, लेकिन बड़ी बहन, आप मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं आपके पास आया। अगर वू कैमिंग और गू डोंगचेन को ये पता चला तो चेन जियांग को निश्चित रूप से दोस्तों की तुलना में प्रेमी पर अधिक ध्यान देने के लिए डांटा जाएगा। चेन जियांग को लगा कि गू डोंगचेन और वू कैमिंग के साथ लंबी यात्रा करना बहुत उबाऊ होगा। हालांकि अगर कोई सुंदरी उसके साथ थी, विशेष रूप से हुआ जियानग्यू जैसी मनोरम सुंदरता, तो ये पूरी तरह से अलग मामला होगा। इस दौरान वह उसके साथ स्वतंत्रता भी ले सकता था। इतने लंबे समय तक जीवित रहने के बाद हुआ जियानग्यू ये कैसे नहीं देख सकती थी कि चेन जियांग के दिमाग में क्या चल रहा था। हालांकि वह अभी भी चेन जियांग के साथ जाकर बहुत खुश थी। विज्ञापन विज्ञापन थोड़ा रुको मेरे लिए, मुझे कपड़े पहनने दो। इस वाक्य को छोड़ने के बाद हुआ जियानग्यू जल्दी से चला गया। 1 घंटे के इंतजार के बाद ही चेन जियांग ने हुआ जियानग्यू को चेहरे पर मास्क लगाए हुए देखा। उसका आधा आकर्षक चेहरा नकाब से ढका हुआ था, यहाँ तक कि उसकी कामुक छाती भी काफ़ी चपटी हो गई थी। उसने उनके ऊपर कसकर कपड़ा बांध दिया होगा। हुआ जियानग्यू ने बहुत ही खराब गुणवत्ता की तलवार पकड़ते हुए चेन जियांग को अपने पेट में धकेला और एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, अगर हमें कोई खतरा आता है तो बस खड़े रहें और किनारे से देखते रहें, इस महिला को सब कुछ करने दें। चेन जियांग ने उसकी छाती पर निशाना साधते हुए विकृत हंसी के साथ कहा, तुम्हारे खरगोशों को बहुत कसकर और गलत तरीके से बांधा गया है। जल्दी से उन्हें बाहर निकालो और मुझे उनकी मालिश करने दो, अगर वे बर्बाद हो गए तो क्या होगा। हुआ जियानग्यू ने चेन जियांग के सिर पर अपनी खुरपी से हमला किया। वह बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी। उसने मनमोहक हंसी के साथ जवाब दिया, तुम लिटिल रास्कल पूरी तरह से विकृत हो। मानो या न मानो, मैं तुम्हारी सिस्टर मेंजर को बता दूंगा। मुझे किससे डर है, मैंने उसकी मालिश की है, जियानजियांग की भी मैंने मालिश की थी। दोनों ने इसका भरपूर आनंद उठाया। चेन जियांग ने शरारत से हंसते हुए कहा, लियू मेंजर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वह सिर्फ हुआ जियानग्यू से झूठ बोल रहा था। वह उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था। हुआ जियानग्यू ने ईर्ष्या से परेशान होकर कहा। उसने नहीं सोचा था कि चेन जियांग और लियू मेंजर का रिश्ता इस मुकाम पर पहुंच गया है। हुआ जियानग्यू ने चेन जियांग पर एक मुखौटा फेंक दिया। मास्क सिर्फ आधा चेहरा ढकने के लिए पर्याप्त था। चेन जियांग ने अक्सर कई लोगों को इन्हें पहने हुए देखा था। इससे वे कुछ अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं। तुम्हें उस जड़ी बूटी के बगीचे के बारे में कैसे पता चला?
हुआ जियानग्यू ने चेन जियांग को खींचते हुए एक छलांग लगाते हुए पूछा। टेलीपोर्टेशन एरे के बगल में उतरने से पहले वे खतरनाक गति से खिड़की से बाहर उड़ गए। वर्तमान चेन जियांग पहले से ही उस तरह की गति को सहन कर सकता था। अब मत पूछो, चलो चलें, चेन जियांग ने कहा। उसे राजा के महल के उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने राजा के महल की बातें गुप्त रखने के लिए उकसाया था। ट्रांसमिशन एरे को सक्रिय करते हुए चेन जियांग और हुआ जियानग्यू राजा की राजधानी में पहुंचे। हुआ जियानग्यू तुरंत चेन जियांग को अपने निवास स्थान पर ले आई। जियानग्यू, क्या ये तुम्हारा है? 4 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठे चेन जियांग ने पूछा। हुआ जियानग्यू की एक अनोखी खुशबू हवा में घुल रही थी। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि हुआ जियानग्यू अक्सर यहाँ आता था। हुआ जियानग्यू ने चेन जियांग की ओर चाय का कप डालते हुए कहा, मैं बहुत समय पहले किंग्स मेनलैंड आया था। जल्दी से मुझे उस जड़ी बूटी के बगीचे की स्थिति बताओ ताकि मैं मार्ग निर्धारित कर सकूं। चेन जियांग को किंग्स की मुख्य भूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जबकि हुआ जियानग्यू ने जड़ी बूटियों की तलाश के लिए कई मुख्य भूमियों की यात्रा की थी। स्वाभाविक रूप से किंग्स की मुख्य भूमि को उससे नहीं बख्शा गया था, इसलिए उसे किंग्स मेनलैंड की काफ़ी समझ थी। यही कारण है कि चेन जियांग ने गु डोंगचेन और अन्य लोगों की तलाश नहीं की और उसके पास आ गया। चेन जियांग ने कागज़ की एक शीट निकाली और अपनी यादों से एक सरल नक्शा बनाया। इसमें केवल कुछ पंक्तियां थीं। चेन जियांग का नक्शा देखकर हुआ जियानग्यू ने भौहें चढ़ा लीं और कहा, वह जगह निश्चित रूप से बेहद खतरनाक है। अगर तुम अकेले गए होते तो जीवित बाहर आना तुम्हारे लिए कठिन होता। अध्याय 448 गुलाम। वह स्थान और अधिक खतरनाक होगा। हमें उस हॉट बूटी गार्डन में और भी अधिक आध्यात्मिक औषधि बूटियां मिल सकती हैं। चेन कंपनी को इस समय उन उच्च श्रेणी के ग्राहकों की आवश्यकता थी। कितना खतरनाक? चेन कीमती ने पूछा। वह मन ही मन खुश हुआ कि वह अकेला नहीं रहा, नहीं तो परेशानी हो गई। जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं हथियार बताऊंगा। यदि वास्तव में वहां कोई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां का बगीचा है तो मुझे विश्वास है कि वहां की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां आवश्यक रूप से निहित हैं। धरती पर कहाँ रखा था हरा बूटी का बाग? ये कितने समय पहले बनाया गया था? हुआ जियानग्यू हैरान था। उस स्थान के पास आसपास आध्यात्मिक शक्ति बूटियां पाई जाती हैं। ये सभी अनोखे रूप से दुर्लभ थे। मुझे जो सबसे अच्छी स्पिरिट बूटियां मिली वे उच्च श्रेणी की पृथ्वी स्टाइल बूटियां थीं। ये सुनकर चेन बेहद उत्सुक हो गई। उन्होंने मझोली किंग आवाज में कहा, इसे डैनली तियानजुन ने पीछे छोड़ दिया था क्या? हुआ जियानग्यू प्लांट में रो पैड। क्या वह सच है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे ऐसे 2 हॉट बूटी गार्डन पहले ही मिल गए हैं, चेन शान ने कहा और वह फूटर फेड में दाऊदी हंसी। कोई आश्चर्य नहीं कि आपके बच्चे के पास इतनी सारी साड़ी बूटियां थीं। तो यह इस प्रकार था। हुआ जियानग्यू ने विलाप करते हुए कहा, अगर पंख अपने सिस्टम में जब मिल गए तो पंख मेरे पास नहीं आना, ठीक है? चेन कॉमर्स ने अपने रेशम पर रेशम के तार लगाए हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मैं पत्थर तब भी अपने साथ बना लिया। वह मूल रूप से लैंग यूलैंड और जू जियानिक्सियन को अपने साथ आमंत्रित करना चाहते थे। सौभाग्य से वह ऐसा नहीं कर सका, अन्यथा यदि वे उस खतरनाक स्थान पर जाते तो परेशानी होती। ये हॉट बूटी का गार्डन किंग्स मेनलैंड में है और इतनी खतरनाक जगह पर छिपा है। ये दुनिया का पहला रहस्यमय क्षेत्र नहीं होगा, है ना? मैप को देखते हुए हुआ जियानग्यू की आंखों से तेज चमक निकल रही थी। चेन कंपनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह शीर्ष रहस्यमय क्षेत्र नहीं है। ये सिर्फ एक हर बूटी उद्यान है। विशेषज्ञ कीमियागरों में से कई लोग डैन किंगली तियानजुन के मामलों से परिचित थे क्योंकि वह नश्वर दुनिया में एक महान व्यक्ति थे। वह न केवल मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड में प्रसिद्ध थी बल्कि यह अन्य दुनिया में भी सच थी। उस समय जब उसका शिकार किया जा रहा था तब वह विभिन्न दुनियाओं में भाग गया था जहां उसने रासायनिक ज्ञान छोड़ दिया था। आप इतने निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं? हुआ जियानग्यू ने अपने प्यारे परसुरवियंस उभरते हुए पूछा। जिस व्यक्ति ने मुझे यह नक्शा दिया था उसने मुझे बताया कि यह सिर्फ एक जड़ी बूटी का बगीचा था। चेन जियांग ने अपने होठों को शुद्ध करते हुए कहा। हालांकि चेन जियांग को पता था कि सबसे ऊपरी रहस्यमय क्षेत्र कहाँ है, फिर भी वह दूसरों को बताने की योजना नहीं बना रहा था। विज्ञापन। हुआ जियानग्यू को पता था कि चेन जियांग के पीछे एक रहस्यमय विशेषज्ञ था जिसके पास कीमिया तकनीक में बहुत उच्च योग्यता थी, इतने ऊंचे कि वे उससे भी आगे निकल गए। अभी के लिए वह केवल यह विश्वास कर सकती थी कि चेन जियांग को उस रहस्यमय व्यक्ति द्वारा सूचित किया गया था। चलो, मुझे जल्दी है, मुझे कुछ करना है। हुआ जियानग्यू ने मुखौटा पहनकर और नक्शा जलाकर चेन जियांग को इमारत से बाहर लाया। हुआ जियानग्यू बिल्कुल सुमियाओ की तरह था। दोनों काफी मनमोहक थे। उस प्रकार का आकर्षण पूरी तरह से प्राकृतिक था और कोई भी इसका विरोध नहीं कर सका। अब चेन जियांग हुआ जियानग्यू के उन जैद जैसे हाथों को पकड़कर धीरे धीरे सड़क पर चल रहा था। वे वर्तमान में एक स्नेही जोड़े की तरह लग रहे थे। छोटे बदमाश, तुम मेरे साथ कैसे बंटवारा करने की योजना बना रहे हो?
जब हुआ जियानग्यू को लगा कि चेन जियांग उसका हाथ खींच रहा है और समय समय पर उसके हाथ के पिछले हिस्से पर अपना अंगूठा रगड़ रहा है, उसके चिकने सुंदर हाथों को महसूस कर रहा है, तो वह अपने दिल में बार बार खर्राटे लेने से खुद को रोक नहीं पाए। आपका हिस्सा निश्चित रूप से वहाँ है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। चेन जियांग ने हंसते हुए आगे कहा, क्या हम ऐसे पति पत्नी नहीं लगते जो दुनिया भर में घूमना पसंद करते हैं? हुआ जियानग्यू ने जवाब में हल्का सा शोर मचाया। हालांकि वे निश्चित रूप से एक जैसे दिखते थे। इसके अलावा उसने चेन जियांग को अपना हाथ महसूस करने से घृणा नहीं की। जल्दी करो, मुझे सचमुच कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। हुआ जियानग्यू ने अपनी गति बढ़ाते हुए चेन जियांग को खींचना शुरू कर दिया। यदि ये तथ्य न होता कि वे राजा की राजधानी में थे तो उसने बहुत पहले ही अपनी सबसे तेज गति का उपयोग कर लिया होता। चेन जियांग ने धीमी आवाज में पूछा, कौन सी महत्वपूर्ण बात? क्या आप मुझे बता सकते हैं? फिर आप कौन हैं? मैं आपको क्यों बताऊं? हुआ जियानग्यू ने आकर्षक ढंग से हंसते हुए कहा। हुआ जियानग्यू ने चेन जियांग को इसी तरह सड़कों से और राजा की राजधानी से बाहर खींचना जारी रखा, बातें करते हुए और हंसते हुए। यदि शहर में निर्माण क्षेत्र के कई विशेषज्ञ नहीं होते तो हुआ जियानग्यू इतने कम महत्वपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर रहा होता, क्योंकि जड़ी बूटी उद्यान के मामले को गुप्त रखा जाना चाहिए। आखिरकार ये राजाओं की मुख्य भूमि थी। यदि डाइविंग मार्शल पैलेस की सेनाओं ने उन्हें देखा तो वे उन्हें निश्चित रूप से पहचान लेंगे। शहर से बाहर निकलने के बाद वे एक एकांत स्थान पर आ गए जहां हुआ जियानग्यू चेन जियांग को घसीटते हुए हवा में चलते हुए आकाश में गोली मारता हुआ चला गया। वे बेहद तेज थे, जिससे चेन जियांग बार बार आश्चर्यचकित हो जाते थे। इसके अलावा हुआ जियानग्यू किसी भी तरह का उतार चढ़ाव नहीं कर रहा था। ठीक इसी तरह चेन जियांग को बादलों के ऊपर खतरनाक गति से घसीटा गया। अगर मैं ऐसी मनोरम महिला को स्वीकार नहीं करता तो स्वर्ग इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। चेन जियांग का दिल धड़कने लगा। हुआ जियानग्यू हमेशा से उनकी नौकरानी बनना चाहती थी। जब तक वह सिर हिलाता यह मनोरम महिला उसकी गुलाम बनी रहती। विज्ञापन, विज्ञापन। इस बिंदु के बारे में सोचते हुए चेन जियांग का दिल उत्साह से धड़कने लगा। उन्होंने महसूस किया कि इस मामले को जू जियानिक्सियन की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। आखिर नौकरानी रखना उसका फैसला था। जड़ी बूटियों का बगीचा काफी दूर था। उसे आखिरी दौड़ पूरी करने में जितना समय लगा उससे कहीं अधिक समय लगा होगा। हालांकि हुआ जियानग्यू को आधी यात्रा पूरी करने में आधा दिन लग गया। केवल जब हुआ जियानग्यू को लगा कि चेन जियांग पकड़ में नहीं आ पाएगी तभी वह रुकी। भले ही चेन जियांग इतनी गति से और इतने लंबे समय तक चलते हुए चरम अवस्था में पहुंच गया हो, वह थक गया था। यदि यह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वह इस तरह के दबाव में बहुत पहले ही ढह गया होता। यह महसूस करते हुए कि हुआ जियानग्यू पर समय की कमी थी, चेन जियांग को शर्मिंदगी और बेचैनी महसूस हुई। जियांग्यू, मुझे खेद है, मैंने आपकी महत्वपूर्ण चीजों में देरी की है। हम अब सभी मेरे साथ विनम्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं? भविष्य में यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो आप किसी भी समय किसी भी चीज की परवाह किए बिना मेरे पास आ सकते हैं। हुआ जियानग्यू ने चेन जियांग को सुगंधित चाय का एक कप दिया। चाय के लिए फूल उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से लगाए गए और सुगंधित चाय में संसाधित किए गए, हर कोई इसे नहीं पी सकता था। चाय पीने के बाद चेन जियांग को तरोताजा महसूस हुआ। सू मियाओ के अनुसार इस सुगंधित चाय को बनाने के लिए मध्यम श्रेणी के गहन स्तर के स्पिरिट फूलों का कम से कम उपयोग किया गया था। हो सकता है कि वे कीमिया के लिए मूल्यवान न हो, लेकिन उनका उपयोग सुगंधित चाय बनाने के लिए किया जा सकता है। अब चेन जियांग उसे अपनी नौकरानी के रूप में लेने की सोच रहा था। हालांकि उन्हें इसे आवाज देना काफी कठिन लगा। उसे वास्तव में ये बेतुका लगा। डेनिजियांग ताओयुआन की सम्माननीय अध्यक्ष, वही कीमियागर जिसका विभिन्न मुख्य भूमियों के दिग्गजों द्वारा बहुत सम्मान किया जाता है, वास्तव में उसकी नौकरानी बनना चाहती थी। तो फिर अगर तुम्हें किसी चीज में मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम भी मुझे बता सकती हो, चाहे कुछ भी हो। हालांकि मैं तुमसे कमजोर हूं, कुछ पहलुओं में मैं तुमसे बेहतर हूं। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मुझे पुनरुत्थान दान जड़ी बूटियों के कुछ सेट चाहिए। निस्संदेह यदि आप मुझे भाग्य का वह फल दे सकें तो यह सर्वोत्तम होगा। हुआ जियानग्यू आकर्षक ढंग से हंसा। चेन जियांग ने उसे एकटक देखा। वह निश्चित रूप से उन्हें दे सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि हुआ जियानग्यू पुनरुत्थान दान के साथ क्या करना चाहता था। आमतौर पर केवल जब कोई निर्वाण क्लेश को पार कर रहा होता है या कुछ बहुत खतरनाक काम करने जा रहा होता है तो उन्हें इसकी आवश्यकता होती है। चेन जियांग को सोचते हुए देखकर हुआ जियानग्यू ने उसे कंधे पर थपथपाया। मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। पिछली बार आपने मिंगर को बहुत कुछ दिया था, आपको उनमें से बहुत अधिक नहीं देना चाहिए, ठीक है? जो कुछ बचा है उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, भविष्य में ये आपके बहुत काम आएंगे। बेशक अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं आपके लिए पुनरुत्थान दान को परिष्कृत कर सकता हूँ।
हुआ जियानग्यू का मानना था कि चूंकि चेन जियांग ने डैन किंगली तियानजुन के 2 जड़ी बूटियों के बगीचे को देखा था, इसलिए उसके पास कुछ होना चाहिए। अभी तो वो मजाक कर रही थी। ये जड़ी बूटियां चेन जियांग के लिए जीवन रक्षक होंगी। मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा। हालांकि मुझे कुछ समय चाहिए, चेन जियांग ने अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा। उसने फैसला किया था कि हुआ जियानग्यू को ये जड़ी बूटियां देने के बाद वह उसे अपनी नौकरानी के रूप में रखेगा। हुआ जियानग्यू के दिमाग में ये कभी नहीं आया कि चेन जियांग सहमत होंगे। कोई ज़रूरत नहीं, आप उन्हें रख सकते हैं। मैं इतना गरीब नहीं हूँ। रुको, हम ब्लड लाइटनिंग माउंटेन सी में प्रवेश करने वाले हैं। हम वहाँ उड़ नहीं सकते क्योंकि पूरे आकाश में हर जगह लाल बिजली चमक रही है। इसके अलावा यहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे हैं और पूरे साल अंधेरे रहते हैं। चेन जियांग ने सिर हिलाया। हुआ जियानग्यू उसे खींचते हुए आसमान में ऊंची उड़ान भरती रही। थोड़ी देर के बाद चेन जियांग ने सामने से गगनभेदी गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनी, इससे पहले कि बिजली के झटके उसकी दृष्टि में आते। अध्याय 449 ब्लड लाइटनिंग माउंटेन सी। ब्लड लाइटनिंग माउंटेन सी, जैसा कि इसका नाम बताया गया है, चेन माई की दृष्टि में पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। पहाड़ों का गहरा और गहरा समुद्र जो घने काले से घिरा हुआ था। पूरे इलाके में बेहद अंधेरा था। हालांकि ये समय समय पर बिजली की रुक रुक कर चमकने से लाल हो जाता था, जो सभी रक्त के समान लाल थे। इस खूनी लाल रोशनी के नीचे पहाड़ों की पूरी श्रृंखला बेहद डरावनी लग रही थी। जियानगू जमीन पर उतरा, उसका चेहरा बेहद गंभीर था। जैसे ही उसने चेन ग्लास को करीब से खींचना शुरू किया, वह धीरे धीरे चलने लगी। यह क्या है? चेन कीमती ने पूछा। हुआ जियानगू किसी भी तरह से खराब नहीं था। वह एक विशेषज्ञ थे जो 7 निर्वाण क्लेशों को पार करा चुके थे। पिछली बार जब उसने अपनी उस पेरिशिंग गोल्डन बॉडी को छोड़ा था, तो प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट के यूकोमलिन ने एक शब्द भी बोला था जिसका रहस्य नहीं था। हुआ जियानग्यू सावधानी से काम कर रही थी। इसे देखा, यह बिल्कुल स्पष्ट था कि इस जगह का खतरे का स्तर अलग था। उसे हड़ताल बूटी के साथ वोट करने के लिए कहा गया है। इस ब्लड लाइटिंग के लिए माउंटेन सागर को पार करना होगा। ये ब्लड लाइटनिंग माउंटेन सागर एक विशाल क्षेत्र में शामिल हो गया है, इतना विशाल कि यह पूरा क्षेत्र 2 चेनवू मुख्य भूमि के संयुक्त क्षेत्र से भी बड़ा है। इसके अलावा इन पहाड़ों में भूमि के एक बड़े टुकड़े को घेरते हुए एक बहुत बड़ा घेरा बनाया गया है। यह क्षेत्र मुख्य भूमि से कम 5 से 6 गुना बड़ा है और संभवतः कोई भी इस भूमि पर कब्जा नहीं करता है क्योंकि यह ब्लड लाइटिंग माउंटेन सी बेहद खतरनाक है। TLN ब्लड लाइटनिंग माउंटेन सी को एक वृत्त के परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। चेन वेल्मा को लंबे समय तक पता चला था कि किंग्स की मुख्य भूमि बहुत विशाल थी। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह जगह इतनी विचित्र और खतरनाक होगी। ऐसा करने के लिए इस प्रकार ब्लड लाइटनिंग माउंटेन सी ने केंद्र की रक्षा करते हुए एक अवरोध बनाया था। चेन प्रभा ने कहा। हुआ जियानगू ने सिर हिलाया में पुष्टि की। सही है, यहाँ ऐसे जीव हैं जिनमें बिजली वाले जानवर भी शामिल हैं। अलग अलग हैं ये जीव। राक्षसी कंकाल, दानव जानवर, आत्मिक चट्टान, गहन चट्टान में विकसित हो सकते हैं और फिर एक मानव रूप ले सकते हैं। हालांकि ये बिजली वाला जानवर ऐसा नहीं कर सकता। वे साल भर में बिजली को कम करके मजबूत होते जाते हैं। उनका मन बिजली की दुकान का लालसा और डिस्ट्रक्टिव डिज़ाइन से भरा रहता है। वे बहुत हिंसक प्राणी हैं। कई लोग निर्वाण क्षेत्र के संविधानों के समकक्ष हैं। चेन मियामी ने हवा का एक ठंडा टुकड़ा निकाला। अब उसे पता चला कि जियानगू को किस बात का डर था। चल दर, अगर और जब भी हमें किसी प्रकार का खतरा हो तो सुरक्षाकर्मी नेतृत्व करेंगे। जियानग्यू ने चेन ग्लास का हाथ खींचते हुए कहा, मेरे करीब रहो, मैं एक बार अंदर जा चुका हूँ, मुझे पता है। चेन प्लाजा को स्थानांतरित कर दिया गया। सिस्टर जियानगू, आप वास्तव में मेरे लिए अच्छी हैं। विज्ञापन विज्ञापन जियानग्यू ने कोमलता से परेशान होते हुए कहा, बेशक, लेकिन ऐसा लगता है कि आप इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं हथियार बूटियां दूंगा? यह मेरे सम्मान का एक छोटा सा प्रतीक है। यह आप ही हैं जो इसके संचालक नहीं हैं। चेन लामा को ले जाया गया। कलाकार पास अपना प्रदर्शन, मुझे अपनी उपज नहीं। ये बात अच्छी ही कही हो, लेकिन वो मन ही मन पसंद था। उदाहरण के तौर पर उन्हें उनकी बहुत बर्बादी थी, लेकिन उन्हें पता चला कि ऐसी जीवनरक्षक दवा जूते की तलाश मुश्किल है। चेन वेलिम को भविष्य में उनकी आवश्यकता हो सकती है, अगर कभी भी उन्हें किसी दुर्भाग्य का सामना करना पड़े। चेन कॉमर्स ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने निर्णय लिया कि उसे कभी भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ भी हो जाना चाहिए। देखने की जरूरत नहीं, यह उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था, ये सिर्फ समय की बात थी। उन्होंने जो फॉर्चून का फल प्रदान किया था, उसे कुछ समय पहले सोलोमन के लिए सूम्याओं को राज दिया गया था, और बड़ी मात्रा में गोल्डन ड्रैगन लारोडा के बाद ये सबसे पहले एक छोटा सा पेड़ विकसित हुआ था। हुआ जियानग्यू निश्चित रूप से इस जगह से अज्ञात था। वह जहां भी गया था उस पर लाल बिजली नहीं गिरती थी। इस जगह में प्रवेश करने के बाद ही चेन प्लाजा में इस जगह के खतरे का पता चला।
ये लाल बिजली के बोल्ट भारी मात्रा में ऊर्जा से प्रभावित थे। जब भी वे हमला करते हैं, एक विशाल पर्वत निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में भी समाएगा, जिससे पर्वत हिलने लगेगा। बिजली के ये लाल बोल्ट वनवासी थे, वे शायद ही कभी जमीन से टकराते थे। हालांकि अगर किसी आकाश में उड़ान भरता है या लाल बिजली का आभास मिलता है, तो वह भाग्य से बाहर हो जाएगा। चेन इलेक्ट्रॉनिक्स से बिल्कुल भी डरता नहीं था। आखिरकार जब उन्होंने अज्योर ड्रैगन डिवाइन की खेती शुरू की थी, तो उन्हें कभी कभी अपने शरीर में बिजली खींचने की जरूरत थी। हालांकि ये खूनी बिजली सामान्य बिजली से कहीं अधिक भिन्न थी। चेन कंपनी को नहीं पता था कि उसने उन्हें किस लिए सहन किया। हुआ जियानगू ने चेन मद्रास को 3 दिन तक गुजारा तक पहुंचाया। रास्ते भर कुछ नहीं हुआ। बिजनेस हुआ जियानग्यू हर समय किराए पर रहता था। चेन कॉमर्स ने रास्ते में भी कुछ नहीं कहा। केवल जब वे आराम कर रहे थे तब जियानग्यू के साथ कुछ बार फ्लर्ट हुआ था। चेन गामा ने कहा, सिस्टर जियानगू, मैं मध्य श्रेणी के गहनता के स्तर डैन को परिष्कृत करना चाहता हूं। अगर आपको कुछ मिलता है तो कृपया मुझे उन्हें प्राप्त करने में मदद करें। आप निश्चित रूप से इतनी जल्दी एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। हुआ जियानग्यू ने सिर हिलाते हुए चेन जियांग की प्रशंसा की। इन दिनों में चेन जियांग द्वारा कई बार उसका फायदा उठाया गया था। चेन जियांग ने न केवल उसके चेहरे को सहलाया था, उसने समय समय पर उसकी जांघों पर अपने हाथ भी रखे थे। यहाँ तक कि उसके सुडौल नितंबों को भी कई बार महसूस किया गया था। आराम करने के बाद जैसे ही उन्होंने कुछ कदम उठाए, उनकी जमीन अचानक जोर जोर से हिलने लगी। पत्थरों के कई बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरे। लाल बिजली की चमक ने पूरे आकाश को भर दिया था और गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट ने सब कुछ बहरा कर दिया था। उनके सामने का दृश्य अत्यंत भयावह था। चेन जियांग ने देखने के लिए अपना सिर उठाया, तभी देखा कि लाल बिजली तेजी से एक ऊंचे पहाड़ पर गिर रही है, जिससे जमीन जोर से हिल रही है। वहां एक बिजली का जानवर खून की बिजली गिरा रहा है। हुआ जियानग्यू का तेजस्वी चेहरा आकाश में चमकते उन लाल सांपों को देखते ही गंभीर हो गया। पहाड़ों का काला समुद्र चमकदार लाल रंग में रंगा हुआ था। एक के बाद एक चमकती चमक ने पहाड़ों को बेहद भयावह बना दिया। इसके अलावा जमीन की गगनभेदी गड़गड़ाहट और गर्जन का कोई अंत नहीं था। अगर कोई कमजोर दिल वाला यहाँ होता तो पहले ही बेहोश हो जाता। जल्दी करो, हमें जल्दी से इस जगह से भागना होगा। हुआ जियानग्यू चिंतित स्वर में रोया। तभी चेन जियांग के उड़ने से पहले आकाश में बिजली की एक लाल चमक चमकी, क्योंकि उसे अपने शरीर के माध्यम से एक गर्म ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। इस समय आकाश में लाल बिजली गायब हो गई थी। उन्हें ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति उस ऊंचे पहाड़ से नीचे उतरा था वह एक लाल बख्तरबंद विशालकाय व्यक्ति निकला। इसके अलावा लाल कवच पहने एक छोटी सी आकृति भी उसके पीछे खड़ी थी। ये दोनों लाल कवचधारी आकृतियां अत्यंत डरावनी लग रही थीं। सिर से पांव तक उनका पूरा शरीर मोटे लाल कवच से ढका हुआ था। समय समय पर बिजली की पतली लाल किरणें उनके शरीर के चारों ओर भी चमकती रहतीं। दोनों में से सबसे बड़ा व्यक्ति कुल मिलाकर 3 व्यक्तियों जितना लंबा था, जबकि सबसे छोटा व्यक्ति चेन जियांग से अभी भी 2 सिर लंबा था। जाहिर तौर पर यह हुआ जियानग्यू ही थी जिसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके चेन जियांग को उड़ान भरने के लिए भेजा था। और जिस स्थान पर हुआ जियानग्यू खड़ा था, वहां बिजली की लाल किरणें तेजी से दौड़ रही थीं। चेन जियांग को बहुत आश्चर्य हुआ। बिजली के ये चाप एक सरणी में एकत्रित हो गए थे। यादों से चेन जियांग ने सरणी को सीलिंग प्रकार की सरणी के रूप में पहचाना। हुआ जियानग्यू खतरे में है। जैसे ही चेन जियांग ने तेजी से आगे बढ़ना चाहा, हुआ जियानग्यू ने अपना पैर जमीन पर हल्के से पटकने से पहले एक हल्की सी हंसी निकाली। जैसे ही मकड़ी के जाले जैसी दरारें उसके स्थान से हटकर सभी दिशाओं में फैल गईं, जमीन क्षण भर के लिए हिल गई और बिजली की उन चापों द्वारा बनाई गई वह सरणी बाद में नष्ट हो गई। तुम उस छोटी लड़की से निपटो, इस औरत को मेरे पास छोड़ दो। बड़े लाल बख्तरबंद विशाल ने छोटे लाल बख्तरबंद आदमी को पकड़ लिया और उसे चेन जियांग की ओर फेंक दिया। ये देखकर हुआ जियानग्यू ने उस छोटे लाल बख्तरबंद आदमी की ओर हथेली मारते हुए शालीनता से छलांग लगाए। हालांकि बड़े लाल बख्तरबंद विशाल ने तुरंत अपना हाथ लहराया, जिससे बिजली का लाल बोल्ट छूट गया। चेन जियांग, सावधान रहें, उसकी खूनी बिजली से सावधान रहें, हुआ जियानग्यू ने प्रोत्साहित किया। इस समय उस पर लाल बख्तरबंद विशालकाय द्वारा लाल बिजली से लगातार हमला किया जा रहा था, जिससे हुआ जियानग्यू को खुद का बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस प्रकार की बिजली के बोल्ट अत्यंत तेज और अत्यधिक शक्तिशाली थे। हर बार जब वह उन्हें रोकती, तुरंत शॉकवेव्स फूट पड़तीं। एक नज़र में ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वे कितने शक्तिशाली थे। चेन जियांग देख सकता था कि लाल बख्तरबंद लोग पिता और पुत्र थे। हैरानी की बात यह है कि पिता हुआ जियानग्यू के बराबर थे। छोटा वाला कितना शक्तिशाली था, ये देखना बाकी था। मैंने काफ़ी समय से किसी इंसान को नहीं खाया है। अफवाह यह है कि इंसानों का मांस खाने और उनका खून पीने से हम मजबूत बन सकेंगे।
लाल बख्तरबंद व्यक्ति ने चेन जियांग के सामने खड़े होकर कर्कश आवाज में हंसते हुए कहा। चेन जियांग ने तुरंत अज़्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड निकाला और कहा, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान, मुझे खाना चाहते हो, सपना देखो, इंसानों को कम मत समझो। जैसे ही चेन जियांग की आवाज धीमी हुई, उस लाल बख्तरबंद आकृति से दसियों लाल बिजली के बोल्ट उभरे और खूनी लाल तीरों की बौछार की तरह चेन जियांग पर उड़ने लगे। अध्याय 450 द ब्लड लाइटनिंग डेमी ह्यूमन। विश्व। तेज गड़गड़ाहट के साथ चेन प्लाजा ने जल्दी से एक पत्थर पर प्रहार किया। उसके रसायन शास्त्र पर मौजूदा परमाणु ऊर्जा एक तीव्र शॉकवेव के साथ फूट डाला, जिसने तुरंत उस लाल बख्तर लड़के को दागी द्वारा लाल बिजली के बोल्ट को कुचल दिया। चेन डीएनए को पता नहीं था कि ये जीव बिजली के जानवर थे या नहीं, क्योंकि ये इंसानों की तरह दिखते थे। इसके अलावा वे बोल भी सकते थे। केवल इस ब्लड लाइटनिंग माउंटेन सी में ब्लड बिजली के बोल्टों को नष्ट करने का उनका कार्य अन्यथा बताया गया है। उनमें जो सबसे आश्चर्यजनक बात थी वह उनकी ताकत थी। वे भयानक रूप से शक्तिशाली थे। बड़ा आदमी जियानगू के बराबर भी था। लाल बख्तरबंद लड़का थोड़ा अचंभित हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पहले ये इंसान सच में बदसूरत दिखने वाला होगा। उस शक्तिशाली इंजन ने न केवल अपने हमलों को तितर बितर कर दिया, बल्कि उस शक्तिशाली इंजन ने अपने शरीर की ऊर्जा को भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। चेन गामा, आप उस छोटे आदमी से क्या नहीं कर सकते? से पूछा। मुझे सक्षम होना चाहिए। आप कैसे हैं? चेन गामा ने उत्तर दिया। आप चिंता न करें, हालांकि ये लोग बिजली वाले कोयले से विकसित होने के बाद इंसानों के समान दिखते हैं, फिर भी वे अभी भी मूर्ख हैं। हुआ जियानगू ने एक पेंसिल मार दी। वह बहुत चित्र दे रहा था जिसमें मानो कोई शक्ति न हो, तथापि जिसमें से जो शक्ति फूटी थी। रहस्यमयी टुकड़ों को हिलाया गया और पृथ्वी को हिलाया गया। उस लाल बख्तरबंद की छाती पर उस भयानक हमले से हमला करने के बाद लाल बिजली के बोल्ट टूटे पड़े। लाल बख्तरबंद राक्षस तुरंत क्रोधित हो गया और पागलों की तरह दहाड़ने लगा। वह अपनी दुकान को मनमाने ढंग से उछालता जा रहा है। हुआ जियानगू पर लगातार तरीके से हमला करता जा रहा है। हालांकि वे हमले तेज थे, लेकिन वे अव्यवस्थित थे। हुआ जियानगू अपनी चपलता से उन्हें आसानी से चकमा दे सकता था। ऐसा करने पर वह उसे यहाँ से भी दूर ले जा सका। इस तरह वह भी फ्रैंक लड़ियाँ हो सकती थी। लाल बख्तरबंद विशाल अत्यंत क्रोधी घटना घटी। वह जियानगू से बहुत जल्दी क्रोधित हो गया। वह अपनी हथेलियाँ मनाती रही। जब वह इस स्थान से जियानगू का पीछा कर रहा था तो उसके मुंह से लाल बिजली की कड़ियाँ निकल रही थीं। इसका वर्णन करने में अधिक समय लगा, लेकिन ये सब बहुत ही कम समय में हुआ। अब चेन कंपनी को पता चला कि ये लाल बख्तरबंद लोग बिजली वाले से विकसित हुए थे। वे दो कट्टरपंथियों पर आधारित हो सकते थे। वे बोल भी सकते थे, लेकिन वे निश्चित रूप से कट्टर मूर्ख थे। वे केवल अपनी ताकत पर भरोसा करते थे, बेतरतीब ढंग से हमला करना जानते थे। फिर भी वे काफ़ी शक्तिशाली थे। विज्ञापन, विशेषकर उनका वह लाल कवच। चेन जियांग ने किसी तरह उस पर हमला किया था, लेकिन इससे वह लाल बख्तरबंद लड़का गुस्से में दहाड़ने लगा, न कुछ ज़्यादा न कुछ कम। ये ध्यान में रखना चाहिए कि यदि यह एक शानदार श्रेणी का हथियार होता तो यह निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त हो गया होता। इस आदमी का कवच बहुत सारी शक्ति को कम कर सकता है। यह अपने आप में बहुत कठिन नहीं है। बात बस इतनी है कि इसके साथ एक अनोखी ऊर्जा जुड़ी हुई है, जो जब आप इस पर हमला करते हैं तो आपकी अधिकांश शक्ति नष्ट हो जाती है। उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का हथियार अप्रभावी होगा, लॉन्ग जुएई ने समझाया। लॉन्ग जुएई को सुनने पर चेन जियांग ने अज़्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड को हटा दिया। चेन जियांग के इस कदम ने उस लाल बख्तरबंद लड़के को आश्चर्यचकित कर दिया। ये कहते हुए वह हंस पड़े, मानवीय हथियार मेरे खिलाफ बेकार हैं, मुझे आपसे इतने परिप्रेक्ष्य की उम्मीद नहीं थी। बोलते समय उसने चेन जियांग पर लाल कवच से ढकी उन मुट्ठियों की बौछार कर दी। उसके घूंसे प्रचंड बिजली की ऊर्जा से भरे हुए थे। जैसे ही वे चेन जियांग की ओर बढ़े, वे भी बिजली के विस्फोटों के साथ आगे बढ़े। चेन जियांग बस इतना कर सकता था कि जितना संभव हो सके उससे दूर भाग जाए। यदि वह उन भूसे के करीब रहता तो उनसे बचने पर भी उसे लगातार विस्फोटों का सामना करना पड़ता। यह आदमी सोचता है कि वह बहुत चतुर है। चेन जियांग मन ही मन खूब हंस रहा था। यद्यपि लाल बख्तरबंद लड़के के हमले अविश्वसनीय रूप से भयंकर थे, फिर भी उनमें किसी भी प्रकार के नियंत्रण का अभाव था। भले ही चेन जियांग बहुत दूर था, लाल बख्तरबंद लड़का एक बेवकूफ़ की तरह जमीन पर पटक रहा था, ये सोचकर कि वह इस तरह से दुश्मन को रोक सकता है। जब चेन जियांग लाल बख्तरबंद लड़के के साथ काम कर रहा था तो वह भी एक अवसर की तलाश में था। साथ ही वह लाल बख्तरबंद लड़के के हमले के पैटर्न को भी समझने की कोशिश कर रहा था। यदि लाल बख्तरबंद लड़का कुछ बिजली वाले जानवरों का सामना कर रहा था जिनके पास उच्च ज्ञान नहीं था, तो वह निश्चित रूप से बेहद शक्तिशाली होगा। हालांकि चेन जियांग एक इंसान थे। वह मार्शल तकनीकों के बारे में बहुत कुछ जानता था। इन मार्शल तकनीकों का उपयोग सभी प्रकार की विभिन्न परिस्थितियों में दुश्मन को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है।
यहाँ तक कि अगर कोई असाधारण रूप से शक्तिशाली नहीं था तो भी कई परिस्थितियों में वह इन मार्शल तकनीकों के साथ किसी ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित कर सकता था जो उससे अधिक मजबूत था। इस आदमी के पास भी हड्डियां होनी चाहिए, ठीक है। ब्रह्मांड ट्रू क्यूई को अपनी हथेली पर इकट्ठा करते हुए चेन जियांग एक भयानक गति से आगे बढ़े, उस विशाल लाल हथेली को पकड़ लिया जो एक विशाल कुल्हाड़ी की तरह काट रही थी और इसे बहुत कसकर पकड़ रखा था। एक भीषण दुर्घटना तुरंत पूरे आकाश में गूंज उठी। जैसे ही चेन जियांग ने उस लाल बख्तरबंद लड़के की कलाई पकड़ी, उसने लाल बख्तरबंद लड़के की बांह से बाहर निकलने वाली ऊर्जा को काट दिया। लाल बख्तरबंद लड़का उस हिंसक ऊर्जा को यहाँ तक कि थोड़ा सा भी निकलने में असमर्थ था, जिससे उसकी बांह में विस्फोट हो गया। लाल बख्तरबंद लड़के ने उग्र विलाप किया। उसका हाथ वास्तव में उसकी ही ऊर्जा से उड़ गया था। उसके कवच के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे और जमीन उसके खून से रंगी हुई थी। तो तुम बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं थे। चेन जियांग ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसका उपहास किया, जबकि उस पागल लाल बख्तरबंद लड़के ने चेन जियांग की ओर मुक्का मारते हुए गुस्से में दहाड़ निकाली। चेन जियांग ने उस विशाल मुट्ठी को अपनी हथेली से पकड़ लिया। जब चेन जियांग की हथेली उस मुंह के से टकराई तो उनके चारों ओर की धरती पूरी तरह से ढह गई और पहाड़ों के समुद्र में एक तेज गड़गड़ाहट गूंज उठी। विज्ञापन, विज्ञापन, पफ। चेन जियांग ने झटके से उड़ते हुए मुंह से खून उगल दिया। वह ये स्वीकार किए बिना नहीं रह सका कि उस लाल कवचधारी लड़के द्वारा छोड़ी गई हिंसक ऊर्जा बेहद भयानक थी। ये बिजली की ऊर्जा से परिवर्तित ऊर्जा थी। हालांकि चेन जियांग का वह ताड़का प्रहार भी असाधारण था। जैसे ही चेन जियांग जमीन पर गिरा, उसने लाल बख्तरबंद लड़के की भयभीत चीख सुनी। लाल बख्तरबंद लड़के का हाथ उसके कंधे से नीचे लटक रहा था क्योंकि उसके हाथ की सभी हड्डियां खत्म हो गई थीं। ट्रांसफॉर्मिंग बोन डेविल पाम, एक ऐसी हथेली जो हड्डियों को तुरंत पिघला सकती है। अभी चेन जियांग ने इसी शैतानी तकनीक का इस्तेमाल किया था। उसने लाल बख्तरबंद लड़के की उन मजबूत हड्डियों को पूरी तरह से पिघलाने में भी अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इस समय लाल बख्तरबंद ने अपनी दोनों भुजाएं खो दी थीं। हालांकि वह अभी भी अपने मुंह से लाल बिजली के बोल्ट उगल सकता था। उसका सारा गुस्सा चेन जियांग पर लाल बिजली के बोल्ट के रूप में बरसाया गया। जहां भी वे बिजली के बोल्ट जमीन पर गिरे, वहां एक के बाद एक विशाल गड्ढे दिखाई देने लगे। चेन जियांग अब लाल बख्तरबंद लड़के के हमले से बहुत आसानी से बच सकता था। बस कुछ ही कदमों की दूरी पर चेन जियांग उस लाल बख्तरबंद लड़के के बगल में था। चेन जियांग ने अपनी हथेलियों को लाल बख्तरबंद लड़के के मजबूत कवच पर इतनी तेजी से मारा कि वह घायल हो गया। ट्रांसफॉर्मिंग बोन डेविल पाम की ऊर्जा बेहद अनोखी थी। ये कवच के उन टुकड़ों के माध्यम से और उस लाल बख्तरबंद शरीर के शरीर में घुस सकता है और अंदर की उन मजबूत हड्डियों को पिघला सकता है। बस 2-3 प्रहारों से ही वह लाल कवचधारी बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले तो लाल बख्तरबंद लड़का अभी भी खड़ा हो सकता था, लेकिन अब वह जमीन पर पड़ा हुआ था, जोर जोर से खून खा रहा था। हम्फ, अगर तुम पहाड़ी की चोटी पर रुके होते तो शायद अब तुम्हारी यह हालत नहीं होती। बड़ा आदमी जल्द ही आपके साथ आने वाला है। चेन जियांग जोर से हंसा। तुरंत अज़्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड चेन जियांग में दिखाई दिया। चेन जियांग ने ब्लेड में उस भयानक ड्रैगन शक्ति को शामिल करते हुए जमीन को थोड़ा हिलाते हुए जोर से काट दिया। तुरंत ही लाल बख्तरबंद लड़के की तीव्र चीख सुनाई दी, इससे पहले कि लाल बख्तरबंद लड़के का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। लाल बख्तरबंद लड़के को खत्म करने के बाद चेन जियांग ने अपने माथे पर पसीना पोंछा। लेकिन अचानक लाल बख्तरबंद लड़के की गर्दन से लाल रोशनी का एक गोला निकला। उस कटी हुई गर्दन से खून के फव्वारे के साथ एक गोली बह निकली। लाल रोशनी का ये गोला धीरे धीरे हवा में उठा। एक नज़र में चेन जियांग देख सकता था कि यह गोली लाल बिजली का क्रिस्टलीकृत रूप था। ये निश्चित रूप से अच्छी चीज़ थी। जैसे ही चेन जियांग ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने महसूस किया कि लाल क्रिस्टल बॉल थोड़ा कांप रही थी, इससे पहले कि उसमें से झुनझुनी का कट फूटता। ये चीज़ मेरे अज़्योर ड्रैगन ट्रू क्यूई को मजबूत कर सकती है। चेन जियांग बेहद खुश थे। इस बीच दूर तक कुछ हलचलें हो रही थीं। यहाँ तक कि कुछ पहाड़ भी गायब हो गए थे। जाहिर है हुआ जियानेग्यू और उस लाल बख्तरबंद विशालकाय के बीच लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी।